हम बात करने वाले हैं सेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सेट्स क्या होता है? ठीक है, ए सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब ये कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, उन ऑब्जेक्ट्स का अगर मैं कुछ एक कलेक्शन बनाऊँ तो उन्हें हम सेट्स कह सकते हैं। कैसे कैसे? जैसे मैं कहूँ आपसे वोवल्स नंबर का सेट, इसका मतलब वोवल में होते कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। अगर मैं इनका कुछ एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बनाऊँ तो उसे मैं एक सेट कहूँगा। ठीक है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं भैया? 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, फर्स्ट 5 ऑड नंबर कौन कौन से? 1, 3, 5, 7, 9, मतलब 5 है और ये फर्स्ट 5 ऑड नंबर है। ठीक है, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर होते हैं। 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, मतलब ये फर्स्ट 5 प्राइम नंबर हो चुके हैं। फेवरेट 5 मूवी, अब हो सकता है कि मेरे लिए अलग अलग मूवीज़ हो, मेरे लिए हो सकता है कि मूवी 1, मूवी 2 एंड मूवी 3 अलग अलग हो सकती है, बट ये आपके लिए अलग हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम सेट में इंक्लूड नहीं करेंगे। सेट हमारा ओनली इन 4 के बनेगा, इसका कोई सेट नहीं बन सकता। ठीक है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग सेट आ रहे हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स चाहिए। ठीक है, बात करने वाले रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में, मतलब कि जो अपने सेट लेके उन्हें मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँ। इनके 2 मेथड होते हैं, एक होता है रोस्टर मेथड होता है, एक होता है सेट बिल्डर मेथड होता है। ठीक है, अच्छा, रोस्टर का मतलब होता है जैसे मान लो मुझे सेट्स ऑफ ए, ई, आई, ओ, यू लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक सेट बनाऊंगा। मैंने मान लिया सेट ए बनाया मैंने। ठीक है, फिर मैं इसका एक कोष्टक बनाऊंगा, ऐसा मजला कोष्टक, और इसके अंदर इन एलिमेंट को कॉमा के साथ लिख दूंगा। तो इससे क्या होगा, इससे मेरा ये सेट बन जाएगा। ठीक है, सेट्स ऑफ 5 नेचुरल नंबर, इसका मैं सेट भी मान लेता हूँ। तो वो क्या होगा, वो 5 नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से सेट बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले यहाँ पे सेट और लेटर मैथमेटिक्स के बारे में बात करना। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स जो होते हैं, आपके जो एलिमेंट्स है ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, वो बार बार रिपीट नहीं होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो उसे हम सेट बोलते हैं। जैसे मैंने सी मान लिया मैंने यहाँ पे, और अगर मैं सी में देखूँ यहाँ पे, तो सी देखो पहले मैं कोष्टक बनाऊंगा, फिर बोलूँगा जो एम आ सकता है, मैं इस लेटर को बना रहा हूँ। ठीक है, फिर ई ले लेता हूँ मैं, फिर मैं टी ले लिया, फिर मैंने एच ले लिया, मैंने ई ले लिया, मैंने एम यहाँ पे आ चुका है। ठीक है भाई, ई यहाँ पर आ चुका है। ठीक है भाई, टी भी आ चुका है यहाँ पे, आई अभी तक नहीं आया, आई ले लेते हैं। सी अभी तक नहीं आया, सी को ले लो आप। ई यहाँ पे आ चुका है, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे सेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं रोस्टर मेथड बोलते हैं। एक होता है सेट बिल्डर मेथड, इसका मतलब होता है जैसे मैं ए को एस लिखूंगा और मैं इसे मजले क्वेश्चन लिखूंगा और मैं लिखूंगा एक्स डॉट, यहाँ पे लिखूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स। ठीक है, तो मतलब इसको डिफाइन करूंगा मैं। जैसे मैंने कहा कि ए क्या है, ए बेसिकली एक्स है, और एक्स बेसिकली नेचुरल नंबर है, और एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली कि आपका जो सेट है वो नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं बेसिक, तो एक्स बेसिकली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। बट ये बोला एक्स की जो वैल्यू 5 है, 5 से छोटी है, मतलब 5 या 5 से छोटी है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली 1, 2, 3, 4, 5 को रहने के लिए हमें कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, एक्स क्या है, वोवल्स इन अल्फाबेट, तो बेसिकली सिंपल सा कह सकते हैं कि एक्स क्या हो सकता है, ए हो सकता है, ई, आई हो सकता है, एंड ओ एंड यू, इस प्रकार से वोवल्स मतलब डिफाइन कर रहा है। देखो पहला हम पढ़ने वाले नल और एम्प्टी सेट, इसका मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो। मतलब ये कि मैं आपसे कहूँ कि ए सेट लिया मैंने कहा इसके अंदर कोई भी सेट नहीं, इसका मतलब एम्प्टी सेट बोलते हैं। अच्छा, इसी कोष्टक को हम बेसिकली 5 भी कह सकते हैं। मतलब अगर ए इज इक्वल टू 5 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट है। ठीक है, मैं आपसे किया बी, और मैं कह रहा हूँ कि बी जो है बेसिकली वो एक्स है, और एक्स जो है बेसिकली वो एक नेचुरल नंबर है, और एक्स का जो मान है बेसिकली 2 और 3 के बीच में है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो इसका मान क्या होगा? क्या एक्स का कोई वैल्यू निकलेगी? आप देखो क्या एक्स 2 के और 3 के बीच में है, मतलब वो 2.1 से लेकर 2.9 तक या कुछ हो सकता है। पर वो ये बोला नेचुरल नंबर भी है, क्या ये नेचुरल नंबर? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब मुझे कोई सेट मिलेगा नहीं। इसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, बी अपने आप में क्या है, बी अपने आप में एक नल और एम्प्टी सेट है। अब हम बात करने वाले हैं सिंगलेशन सेट के। इसका मतलब होता है ऐसा सेट जिसके अंदर ओनली वन एलिमेंट हो। ठीक है, ओनली क्या हो, वन एलिमेंट प्रेजेंट हो उसके अंदर। ठीक है, मतलब मैं आपसे कहूँ एक सेट सी लिया मैंने कहा इसके अंदर वन एलिमेंट ए है, तो इसका मतलब सिंगलेशन सेट बोलेंगे। ठीक है, मैंने एक सेट डिफाइन किया डी के अंदर मैंने कहा एक एलिमेंट मान लेते हैं कि इसके अंदर एलिमेंट 2 है, तो इसका मतलब एक सिंगलेशन सेट है बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ एक एलिमेंट, अगर मैं बात करूँ एक सेट लेता हूँ, मैंने एक सेट डिफाइन किया ई, और इस ई के अंदर मैंने देखता हूँ कि यार एक सेट है बेसिकली, इसके अंदर एक सेट 5 है। क्या ये सिंगलेशन सेट है? बिल्कुल ये सिंगलेशन सेट है। इसका मतलब होता है, अरे यार फिर मैंने एक सेट डिफाइन किया ई, और जिसका नाम है बेसिकली इस सेट के अंदर 5 को निरूपित कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं इस सेट के अंदर बेसिकली इस कोष्टक कर रहा हूँ, तो अपने आप में ये वन एलिमेंट है, और जो कि बेसिकली इस सेट के अंदर आ रहा है। इसका मतलब इसे भी हम बेसिकली सिंगलेशन सेट बोलेंगे। फाइनाइट सेट का नाम सिंपल है, बेसिकली ऐसे एलिमेंट जिसको हम गिन सकें या निश्चित होने चाहिए। बेसिकली मतलब मैं एक सेट डिफाइन कर रहा हूँ एक्स, और एक्स के अंदर बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि 1, 2, 3, 4, तो क्या इसके अंदर जो एलिमेंट है क्या आप उन्हें गिन सकते हो? मैं बिल्कुल नहीं गिन सकता। वो एलिमेंट
एलिमेंट कितने 4 है। मैं ऐसा कैसे इसके अंदर एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 है। इसका मतलब होता है कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन एक्स इज इक्वल टू 4। अगर मैं आपसे एलिमेंट वाई कहूँ, वाई के अंदर मैं बताऊँ ए कोमा बी कोमा सी, तो क्या ये फाइनाइट सेट है? बिल्कुल ये फाइनाइट सेट, क्योंकि नंबर्स ऑफ वाई बेसिकली कितने हैं? 3 सेट, इसके 3 एलिमेंट इसके अंदर है। नेचुरल नंबर का सेट एन मान लिया मैंने, कितना होगा 1 कोमा 2 कोमा 3 कोमा, ऐसा तो बहुत सारे एलिमेंट है, पता नहीं कितने होंगे। मैं कहता हूँ कि होल नंबर का सेट कितना होगा 0 से लेकर 1 2 एंड 3, पता नहीं कितने होगा, अनंत अनंत जाने वाला है। मैं कहता हूँ रियल नंबर का सेट कितना होगा, आपको यार बहुत कुछ आ सकता है, 0 से लेकर बहुत कुछ, पता नहीं कितने नंबर आने वाले हैं इसके अंदर। इंटीजर का सेट जैसे हम जेड से निरूपित करते हैं, उसके अंदर मतलब -2 फिर 0 फिर 1 2, पता नहीं कितने आने, तो इसका मतलब इनफाइनाइट सेट। इसका मतलब होता है कि बेसिकली आपका एक सेट ए लिया मैंने और एक सेट मैंने बी लिया, ठीक है, उनके एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। जैसे मतलब कि ए कोमा बी कोमा सी है, इससे मैं बी कोमा ए कोमा सी ले सकता हूँ, ठीक है। बेसिकली क्रम का कोई मतलब नहीं है, बट आप देख पा रहे हो कि दोनों के जो एलिमेंट क्या है समान है, तो ऐसा कह सकते हैं कि सेट ऑफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ बी कह सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। बट एक होता है इक्विवेलेंट सेट, इसका मतलब ये होता है जैसे मैं कह सकता हूँ अगर आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 और एक बेसिकली आपके पास सेट है बेसिकली ए बी सी डी, तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि एलिमेंट इन ए सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट बी बराबर होने चाहिए। इसमें कितने एलिमेंट है 4, इसमें कितने एलिमेंट है 4, इसका मतलब से हम इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं। यूनिवर्सल सेट के बारे में इसका मतलब ये होता है आपके पास एक सेट ए हो, एक सेट बी हो, एक सेट सी हो, तो एक ऐसा सेट जिसके लिए सारे के सारे एलिमेंट में से बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, इसे हम यूज निरूपित करते हैं। और इसके अंदर बेसिक आपको सबको लेने से मैं 1 2 3 ले रहा हूँ, मैंने 1 2 3 ले लिया बेसिकली यहाँ पे, तो 1 2 3 आ चुका है और 2 तो आ चुका है। अब 4 5 6 ले लेता हूँ मैंने यहाँ पे, तो 4 ले लिया मैंने, 5 ले लिया मैंने, 6 ले लिया और 4 से ले लिया मैंने, 1 ऑलरेडी है, 3 ऑलरेडी है, 5 ऑलरेडी, अब मैं 7 को भी ले रहा हूँ, तो इस प्रकार 1 7 हो गया। तो इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है बेसिकली ए भी है बी भी है। अब हम बात करने वाले सबसेट के बारे में बात करने वाले, ठीक है। सबसेट बेसिकली क्या होता है कि मेरे पास एक सेट है बेसिकली ए जिसका नाम है 1 2 3 4 5 6 7 है, और एक सेट है बी जिसका नाम है 1 2 3 4 है, ठीक है। तो अगर बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट है, तो बेसिकली बी क्या है ए का सबसेट है, और उसको हम ऐसे लिखते हैं कि बी जो है बेसिकली वो सबसेट ऑफ ए है, ठीक है। इसको ऐसा भी कैसे, देखो आपने बचपन में पढ़ा होगा बी इज लेस देन ए, इसका मतलब हमने कहा बी की जो वैल्यू वो ए से क्या छोटी है, बट यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर क्या करेंगे इस साइन को हम बेसिकली ऐसे कर रहे हैं थोड़ा परवल टाइप, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हैं कि बी क्या है बेसिकली वो ए के अंदर लाइक कर रहा है, ठीक है। बी के सारे एलिमेंट क्या वो ए लाइक करता है, बेसिकली सेम ही होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो यार 1 2 3 4 5 इसके अगर मैं बात एक सी सेट बनाया मैंने कहा कि यार 1 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो यार आप क्या हो गया 1 2 भी क्या है इसका सबसेट है, बिल्कुल सी क्या है बेसिकली ए का भी सबसेट है, ठीक है। मैंने एक डी बनाया, मैंने कहा डी यार एक बेसिकली 5 एंड 6 एंड 7 ले लेता हूँ, ठीक है। क्या डी के सारे एलिमेंट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इसका मतलब डी भी क्या है सबसेट ऑफ ए है, ठीक है। इसका मतलब ए के बहुत सारे सबसेट बन सकते हैं, बट कितने बन सकते हैं वो बनते हैं बेसिकली एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n से, ठीक है। तो बेसिकली नंबर ऑफ सबसेट बेसिकली जो होता है वो 2 की पावर n होता है, ठीक है। और n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 7 हैं, तो इसके टोटल सबसेट कितने इसके टोटल सबसेट बन सकते हैं 2 की पावर 7 बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, राइट सबसेट, ठीक है। तो बेसिकली ए इज इक्वल 1 2 है और बी इज 1 2 3 है, तो बेसिकली इनमें कितने सबसेट बन सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2 की पावर n पढ़ा था, इसके अंदर देख सकते हो 2 की पावर 2 मतलब इसके अंदर 4 सबसेट बन सकते हैं, और इसके अगर देखें तो 2 की पावर 3 मतलब इसके 8 सबसेट बन सकते हैं, ठीक है। हम लिखने पड़ेंगे, तो इसका जो पहला सबसेट बनेगा बेसिकली देखो हर एक सेट का एक आपको एक 5 जो होता है वो सबका सबसेट होता है, ठीक है। मतलब 5 तो हमेशा होता ही होता है, ठीक है, आपको याद रखना, ठीक है। तो एक सबसेट हो गया 5 हो गया, एक आप बेसिकली 1 को भी ले लो, ये भी क्या एक सेट बन के 1 हो गया, एक 2 जो है वो भी इसका सबसेट है, बिल्कुल 2 भी इसका करता है, एक हम बेसिकली 1 2 को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हो ये 1 एंड 2 एंड 3 एंड ये 4 क्या इसके सबसेट है, ठीक है। तो सर्वप्रथम पहली बात तो 5 तो होता ही है सबका। अब एक सबसेट 1 हो सकता है, एक आपका 2 भी हो सकता है, एक 3 भी हो सकता है। अच्छा, एक 1 2 भी तो हो सकता है, एक 1 3 भी हो सकता है, एक 2 3 भी हो सकता है, और लास्ट 1 2 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब बेसिकली मुझे 8 सबसेट यहाँ पे लिखने भी आ गए हैं। सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट के बारे में बात करना, ठीक है। तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, तो अगर आपके पास ए इज 1 2 3 है, तो इसके सबसेट कौन कौन से होते हैं, प्रॉपर सबसेट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सबसेट के इनके सबसेट लिखूँ पहले, मतलब ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट, ये भी सबसेट, ये भी सबसेट, मतलब टोटल क्या है बेसिकली टोटल जो 8 है बेसिकली हम सबसेट बोलते हैं। बट इनमें अगर हम ध्यान से देखें तो 1 2 3 जो है बेसिकली वो जो है बेसिकली वो इसके इक्वल ही है। मतलब मैं ऐसा कैसे, अगर मैं इस सेट को अगर नाम दूँ डी को मैं, तो मैं कहता हूँ कि डी जो है बेसिकली वो ए का सबसेट है, बट वो डी के इसके इक्वल भी है, ठीक है। तो इसका मतलब इसे हम प्रॉपर सबसेट नहीं बोलते, प्रॉपर यहाँ पे ओनली ये 7 ही होते हैं, ठीक है। मतलब प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं, प्रॉपर सबसेट जो होते हैं बेसिकली 7 होते हैं, और टोटल सबसेट कितने होते हैं वो होते हैं 8 होते हैं। अच्छा, सबसेट पूरा 8 होते हैं, प्रॉपर का मतलब होता है कि बेसिकली वो इसके ए के इक्वल ही होना चाहिए, बट ये ए क्या, ये लास्ट डी सबसेट कौन सा, ये बेसिकली इसके इक्वल ही आ गया, इसको हटा देंगे, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ सबसेट पूछे तो आप बोलोगे 8 बोलोगे, और अगर आपसे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछे तो आप बोल देना जितने भी जो 8 उसमें से ही घटा देना, ठीक है। तो आपके नंबर्स ऑफ प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे वहाँ पे। अच्छा, अब हम बात करने वाले पावर सेट के बारे में बात करने वाले, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट, ठीक है। इसे हम रिप्रेजेंट बाय पी ऑफ ए लेते हैं। अगर मेरे पास एक सेट ए 1 2 3 है, तो अगर इसके सारे सबसेट का अगर मैं एक सेट बना दूँ तो हम पावर सेट बोलेंगे। इसे हम लिख देते हैं, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ ए से। मैंने एक सेट बना दिया मेरा पूरा कंप्लीट यहाँ पे, और मैंने 5 को 1 2 3 1 2 1 3 1 3 और इन सब का मैंने एक सेट बना दिया, तो इसे हम बोलते हैं पावर सेट बोलते हैं, ठीक है।
एक्स बेसिकली नेचुरल नंबर है, इसका मतलब एक्स बेसिकली 1 2 3 4 5 6 यानी कुछ भी हो सकता है इन्फिनिट से लेकर। और एक्स बेसिकली प्राइम है। अब प्राइम का मतलब होता है बेसिकली 2 3 5 7 11 इस प्रकार से प्राइम। इसका मतलब अभी हट चुका। अब बेसिकली आपके पास ओनली यहाँ तक आप पहुँच चुके हो। अभी अगर एक्स का जो मानो 3 से 5 के बीच में, 3 से 5 के बीच में मतलब 3 से 5 में कोई नंबर ही नहीं है, इसका मतलब सेट ए जो है बेसिकली उसमें कुछ नंबर आएंगे नहीं, इसका मतलब नल सेट बोलेंगे। ठीक है, ओ यू एक सेट आपके पास आई ओ दे रखा है, तो आपसे पूछे में कौन सा सकती है। आप ध्यान से बी के जो एलिमेंट ए में लाई करते हैं, इसका मतलब कैसे, तो बी जो सबसेट ऑफ ए का है, ए इज इक्वल टू 5 एंड 5 है। ठीक है, तो पहले बात आप देख सकते हो आपके पास एक सेट है, आपके पास एक सेट लिखा है जैसे 5 है और एक बेसिकली कॉमा ऑफ 5 है इस प्रकार से। और अगर आप ध्यान से देखें तो बेसिकली इसमें 2 एलिमेंट है, तो बेसिकली 2 इसके यानी 4 इसके लिखेंगे, हम लिखेंगे पी ऑफ ए लिखेंगे बेसिकली। और सबसे पहले कोष्टक बनाएंगे यहाँ पे बड़ा सा और इसके अंदर सारे एलिमेंट हम लिखने का प्रयास करेंगे। पहला एलिमेंट आपको पता होगा एक 5 एलिमेंट आता है, बिल्कुल से याद है। अब मैं इसको एक एलिमेंट ले रहा हूँ तो बेसिकली 5 आएगा इसका। अब मैं इसको एक एलिमेंट ले रहा हूँ तो इसका आएगा बेसिकली ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, और फिर दोनों को भी लिख सकता हूँ मैं साथ साथ में, तो बेसिक एक जगह दोनों का साथ में देगा तो वो देगा 5 और इस प्रकार से आपका क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, और इस कोष्टक का सा हटा के आप यहाँ पे लिखा जाना तो ये आपका काम बन जाएगा। ये आपसे कह रहा है कि यार आपके पास एक सेट ए है और इसका जो एक्स जो है बेसिकली वो क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस का 2 होता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो सेट ए है उसका जो वैल्यू बेसिक वो +2 है और एक -2 इस प्रकार निकाल सकते हैं। आपसे एक सेट बी भी कह रहा है, बी की जो वैल्यू बेसिक वो एक्स है और इसके अंदर बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इज इक्वल 0 को मैं सॉल्व करूँ तो एक्स माइनस का 2 एंड एक्स माइनस का 3 मुझे मिलता है और इज इक्वल 0 मिलता है, तो एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल 3 मिलता है। जो है बेसिकली उसके अंदर बेसिकली 2,3 एलिमेंट आने वाले हैं। ठीक है, और आपके पास बी के पास जो है बेसिक 2,3 एलिमेंट आने वाले। ठीक है, आपसे पूछ रहा है ए यूनियन बी, ए और बी के सारे एलिमेंट का योग करना है। ठीक है, कितना आएगा बेसिक 2 कॉमन इसके अंदर -2 भी इसके अंदर और एक 3 भी लेना। ठीक है, इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एम एंड एल एलिमेंट। ठीक है, मतलब आपसे आपके पास एक सेट ए है, आपके पास एक सेट बी है और इस ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है बेसिक कितने हो जाएंगे, एम हो जाएंगे और इस बी सेट के अंदर एलिमेंट कितने एन एलिमेंट है। ठीक है, ये कह रहा है कि सबसेट ऑफ ए, यानी ए के सबसेट कितने होंगे 2 की पावर m इज मोर देन 56। ये बेसिक 56 अधिक है किससे, सबसेट ऑफ बी के मतलब 2 की पावर n से। अगर ध्यान से देखो 2 की पावर m माइनस का 2 की पावर n इज इक्वल टू 56 आ रहा है। ठीक है, m और n के मान आप यहाँ से देख पुट करके देख लो आप कहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं ऑप्शन 1 को पुट कर रहा हूँ तो बेसिक 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 6 तो बेसिकली कितना आएगा 2 की पावर 6 कॉमन आएगा और अंदर बचेगा बेसिक 2 - 1 बन जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 6 जो होता है बेसिक वो होता है 32 गुणा 2 होता है, बेसिक वो 64 आएगा, तो कहाँ से बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ठीक है, बट ऑप्शन सी को देखें बेसिक 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3 देखें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से 2 की पावर 3 को कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 2 की पावर 3 - 1 बच जाएगा। ठीक है, 12 बचेगा 8 और अंदर बचेगा 7, 8 7 56। तो बेसिकली बिल्कुल आंसर आ रहा है, इसका मतलब आंसर बी ही होगा। हम बात करने वाले हैं वेन डायग्राम के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली हम सेट्स को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करते हैं, यानी यू इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी। ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसको हम बेसिकली एक बॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली ये बॉक्स क्या अपना यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ए लिया ए बी सी, इसको बेसिकली मैं सर्कल निरूपित करूंगा। एक मैंने सेट बी लिया, इसको मैं सर्कल बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा सर्कल एक सेट ए, सर्कल जो है मेरा सेट बी है। ठीक है, अच्छा अब ये बोल रहा है कि सर्कल ए बी सी है और सर्कल बी सी डी ई है। ठीक है, अब हो सकता है कि दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट हो, तो बेसिकली आप देख पाओ तो ये जो एरिया है ये इसका क्या है, ये दोनों का कॉमन एरिया है। ठीक है, अच्छा ए और बी अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एक सी इसमें भी आ रहा है और सी इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब सी यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ए के अंदर बेसिकली ए बी सी एलिमेंट है, यानी सी एलिमेंट तो यहाँ पे आ चुका था, अब बचा ए और बी एलिमेंट, तो ए और बी एलिमेंट जो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं बी के बारे में। बी में देखो सी एलिमेंट तो आ चुका है, अब बचा कौन सा डी एंड ई बच गया, ये डी और ई आ गया। ठीक है, अच्छा अब यूनिवर्सल में क्या ए बी सी डी ई आ चुके हैं, बच कौन गया एफ और जी। एफ और जी ना तो ए में ना बी में, वो कहाँ होंगे, वो बाहर होंगे। और इस प्रकार से जो है बेसिकली हमारे एक वेन डायग्राम तैयार करने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट ए एंड बी। और हम बात करेंगे वेन डायग्राम के बारे में। ठीक है, तो पहला जो ऑपरेशन था वो था यूनियन ऑफ टू सेट, मतलब आपके पास एक ए सेट होगा एक बी सेट होगा, उसका हम यूनियन करेंगे तो बेसिकली हमें क्या मिलेगा और वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक सेट ए 1,2,3, एक सेट बी 2,3,4। तो ए यूनियन बी का मतलब था सारे एलिमेंट को जोड़ना बट विदाउट रिपीट किए। ठीक है, तो मैंने 1 ले लिया यहाँ से, 1 यहाँ से ले लिया, 2 ले लिया मैंने, 2 भी मुझे मिल गया यहाँ पे, एंड 3 मैंने ले लिया, 3 भी मुझे यहाँ से मिल गया, एंड 4 भी मैंने यहाँ से ले लिया। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ए यूनियन बी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो रीजन होता है बेसिकली इसे हम बोलते हैं ओनली ए बोलते हैं। ठीक है, ये रीजन कौन सा, बी रीजन है। ठीक है, अगर मैं सबको कंबाइन कर लूँ बेसिकली, सबको कंबाइन करने का मतलब ये होता है कि बेसिकली मैं सारा का सारा एरिया ले रहा हूँ, ये वाला इस पूरे को मैं ले रहा हूँ, तो ये जो पूरा जो एरिया होता है इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में। ठीक है, इंटरसेक्शन बेसिकली इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन और इसका मतलब होता है कॉमन फाइंड करना। अच्छा अगर आपके पास एक सेट ए 1,2,3 एक सेट बी 2,3,4 है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है इन दोनों से कुछ कॉमन फाइंड करना। कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ पे ओनली 3 भी है और यहाँ पर एक कॉमन 2 भी दिख रहा है, तो बेसिकली 2 एंड 3 क्या कॉमन है। ठीक है, अच्छा ये आपका ए है, ये आपका बी है और पूरा कर लेता है वो ए एंड बी होता है, लेकिन ये जो इतना सा आपको जो पार्ट दिख रहा है बेसिकली इससे हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी।
अब हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? जैसे मैंने एक सेट डिफाइन किया 1 2 3 4 5 6 एंड यूनिवर्सल, ये बेसिकली पूरा यूनिवर्सल सेट यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, अब मैं ले रहा हूँ ए 1 2 3 को, बेसिकली 1 2 3 क्या, ये बेसिकली एक एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे इस एरिया की बात करूँ, जैसे ये वाला एरिया, तो बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा ए है, ठीक है। एक होता है ए डैश। अच्छा, ए डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ए डैश का मतलब होता है ए को छोड़कर, मतलब ए को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ए को छोड़ने पर हमें कौन से एलिमेंट मिलेंगे? ए को छोड़ने में मिलेंगे बेसिकली ये वाला पूरा का पूरा एरिया, ये वाला बोलते हैं ए डैश, यानी ए ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। अच्छा, ए डैश में क्या आएगा? देखो 1 2 3 4 5 6 सब पूरा कॉम्प्लीमेंट। 1 2 3 को छोड़ के, 1 2 3 को छोड़ दो, बचा क्या? 4 5 6 बच गया, ठीक है। और सिंपल 1 2 3 आएंगे और 4 5 6 बोलते हैं। अच्छा, ए डैश को हम बेसिकली कभी कभी ए बार बोल सकते हैं, कभी कभी इसको ए कॉम्प्लीमेंट ए सी भी बोल सकते हैं। ए डैश के बारे में, ए डैश का मतलब होता है बेसिकली आपको ए को छोड़ना है, ठीक है। तो बेसिकली आप इस ए को हाथ नहीं लगाओगे तो बचा एरिया कौन सा बच गया? एरिया पे ये वाला एरिया बच गया यहाँ पे। अच्छा, बी भी साथ में ले सकते हो, बट आपको बस ओनली ए को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ए को छोड़ के जो एरिया बचता है बेसिकली हम क्या बोलते हैं? ए डैश बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा पूरा जो एरिया आपने लिया इसको हम बेसिकली ए डैश बोल सकते हैं, ठीक है। इस मतलब होता है कि आप बी को छोड़ना, बी को छोड़ेंगे मतलब तो बचेगा कौन सा एरिया? ये बचेगा। अच्छा, ए यूनियन बी का मतलब होता है ये सारा का सारा जो कंप्लीट जो एरिया होता है ए यूनियन बी ही होता है पूरा पूरा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ये जो पूरा पूरा जो है बेसिकली हम क्या बोलते हैं? ए यूनियन बी बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं दोनों गोलों को लेते हैं ए यूनियन बी हो गया, ठीक है। बट मुझे निकालना ए यूनियन बी का डैश, तो इसको छोड़ के जो एरिया बच गया ये वाला, ये जो एरिया बचा हुआ एरिया है पूरा का पूरा ये वाला, इससे हम बोलते हैं ए यूनियन बी का डैश बोलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का, तो बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी हम ये वाला इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। और इसको छोड़ के जो भी एरिया बच गया, इसको छोड़ के एरिया जो पूरा का पूरा एरिया बच चुका है बेसिकली, इसे हम क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी का डैश। ये पूरा पूरा पार्ट नहीं आएगा इसके अंदर। तो डिफरेंस टू सेट का मतलब जैसे मान लो अगर आपके पास एक सेट आपको ए बी सी दे रहेगा, एक सेट आपको बी सी डी ई दे रहेगा, ठीक है। हम बात करते हैं ए माइनस बी के बारे में बात करते हैं। ए माइनस बी का मतलब होता है कि आपको बेसिकली ए के एलिमेंट रखने हैं, बट उसमें बी के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। जैसे ए के एलिमेंट कौन कौन से? ए के एलिमेंट ए बी सी है, बट उसमें बी के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। बी के एलिमेंट कौन सा है? बी के एलिमेंट देखो यहाँ पे सी एलिमेंट बी का है, तो इसका हटा दो यहाँ से, तो बचेगा क्या? ओनली ए कोमा बी बचेगा। तो ये आपका राइट आंसर है। बी माइनस ए का मतलब होता है कि आपके पास जो है बेसिकली बी के एलिमेंट होने चाहिए, बट उसमें ए के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। बी के एलिमेंट कौन कौन से? सी कोमा डी कोमा ई है। क्या इसमें ए का कोई एलिमेंट आ रहा है? ए का एलिमेंट देखो ए नहीं आ रहा, बी नहीं आ रहा, सी आ रहा है, तो सी को हटा दो सर आप, ठीक है। तो बच क्या गया? डी कोमा ई बच गया, इस प्रकार, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि बेसिकली ए माइनस बी का मतलब क्या है, इसका मतलब जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ, ये कह रहा है कि ए माइनस बी का मतलब होता है ए के सारे एलिमेंट लो, उसमें से बी के एलिमेंट घटा दो, तो ए के एलिमेंट कौन कौन से? तो ये पूरे के पूरे जो है बेसिकली वो ए के एलिमेंट है, पूरे पूरे यहाँ से पूरा आ रहे हैं। अच्छा, ये कह रहा है बी के एलिमेंट घटाओ, मतलब बी कहाँ पे आ रहा है? बी यहाँ पे आ रहा होगा, तो आप इस भाग को यहाँ से हटा दो यहाँ से, तो बचेगा क्या? बचेगा ओनली ये एरिया बच जाएगा, ठीक है। जो आपको एक चांद दिख रहा है ना बेसिकली ये वाला, इतने यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से ये वाला, इसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं? ए माइनस का बी बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बी माइनस ए की बात करते हैं। तो बी माइनस ए क्या मतलब, अगर हम ध्यान से बात करें तो ये आपका पूरा का पूरा बी एरिया, पूरा पूरा ये वाला, ये आपका पूरा का पूरा क्या? बी एरिया। इसमें से आपको ए को हटाना है, मतलब आपको ओनली इस पार्ट को यहाँ से हटाना, तो बचेगा क्या? बचेगा ओनली ये वाला पार्ट बच जाएगा, ये वाला। तो इसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे? इसको हम बेसिकली बोलेंगे बी माइनस ए बोलेंगे, ठीक है। यानी ये इस तरफ आ चुका। सेट का मतलब होता है कि आपके पास ए डेल्टा बी होगा, ठीक है। अब इस ए डेल्टा बी का मतलब होता है कि आपको क्या करना है कि ए माइनस बी भी लेना है और साथ में को बी माइनस ए भी लेना है, और इन दोनों का एक यूनियन करना है, ठीक है। अगर मैं सेट से बात करूँ तो बेसिकली अगर मैं इसको ए सेट मानूँ, इसको मैं बी सेट मानता हूँ, तो मुझे पिछली बार याद है कि मुझे यार ये जो एरिया जो मिला बेसिकली, इसको हम बोलेंगे ए माइनस का बी बोलेंगे। ये जो एरिया मुझे मिला था बेसिकली, इसको हम बोलेंगे बी माइनस का ए बोलेंगे, ठीक है। तो अभी बोला इनका यूनियन, मतलब ये जो डायग्राम पूरा दिख रहा है बेसिकली क्या है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए ही तो दिख रहा है मुझे, और तरीके से निकाल सकता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा का पूरा क्या होगा? ये पूरा का पूरा जो होगा बेसिकली वो होगा ए यूनियन बी होगा, और उसमें से किसी ने इस पार्ट को हटा दिया, यानी मतलब माइनस का ए इंटरसेक्शन बी घटा दिया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि आज के बाद हम ए डेल्टा बी को बेसिकली ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं। डिसजॉइंट ऑफ सेट का मतलब ये होता है कि बेसिकली कोई भी कॉमन ना होना, ठीक है। अगर आपके पास एक एलिमेंट 1 2 3 है, एक सेट बी 5 6 है, तो क्या ए इंटरसेक्शन बी कितना है? कुछ भी नहीं आ रहा। इसके अंदर बेसिकली 1 2 3 4 है, इसके अंदर बेसिकली 5 6 है, पर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ए इंटरसेक्शन बी कितना है? यहाँ पे 5 है। इसका मतलब कुछ भी कॉमन है, तो क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। अब ये कह रहे हैं यूनियन में कितने एलिमेंट है? 12 एलिमेंट है। इसका मतलब ये होता है बेसिकली इस पूरे के अंदर 12 एलिमेंट है, मतलब हो सकता है 10 अंदर हो, 2 बार ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं बी के अंदर 6 एलिमेंट है, चल ठीक है, इस बी के अंदर
6 एलिमेंट है, बट ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी में 2 एलिमेंट है, मतलब ए और बी के कॉमन में 2 एलिमेंट है। अब ये कह रहा है बी के अंदर 6 है, मतलब ये पूरा का पूरा बी होगा, 2 यहाँ गए, अब बच्चे कितने 4 बच के 4 यहाँ पर आ गए, ठीक है। मुझसे पूछ रहा है कि ए यूनियन बी का डैश पूछ रहा है। ए यूनियन बी का डैश का मतलब ए यूनियन बी डैश को अगर मैं प्लॉट करूँ बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये आपका बेसिकली ए इंटू बी है, और फिर अगर मैं इसको और देखो यहाँ से, तो ये भी आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब आप ध्यान से देखो, इसके अंदर आपको मिल जाएगा कि इसलिए मुझे बताओ ए कौन होगा, तो ये बेसिक ये जो पार्ट वो ए का पार्ट होगा, बी डैश कौन सा होगा, बी होगा, बी को छोड़ के, यानी ये वाला पार्ट। अब ये कह रहा है कि आप ए यूनियन बी डैश ले लो, मतलब इसको और इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, बेसिकली क्या हो जाएगा, मतलब ये तो पूरा पार्ट था इधर, अब ये और जुड़ गया, मतलब ये पूरा ये पार्ट हो जाएगा। मतलब अगर ध्यान से बात करें तो पूरा, अगर मैं इसको प्लॉट करूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे पूरा का पूरा पार्ट आ रहा है यहाँ से वाला कंप्लीट, ये वाला ये इतना पार्ट आ रहा है पूरा पूरा। इसको छोड़ के जो बाहर का जो पार्ट है, हमें बेसिकली उसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपको पता है, टोटल कितना है, टोटल आपका 12 है, ठीक है। 12 माइनस इसको माइनस कर दो 4, बचा कितना 8 बच गया बस। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा इसका। यार ए इंटरसेक्शन बी डैश हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज द बी डैश, बी का मतलब, बी डैश का मतलब बी को छोड़ के, तो बी को अगर छोड़ के अगर बात करें, तो बी को हमने छोड़ दिया है, तो बेसिकली जो बी को अगर हम छोड़ दें, ये आपका क्या है, बी डैश है आपका, ठीक है। अभी कह रहा है ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है। अगर ए की बात करें तो ए बेसिकली आपका ये वाला, ये आपका ए है बेसिक यहाँ पे। तो इन दोनों में कॉमन जो पार्ट आ रहा है उसे हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी का डैश बोलेंगे, ठीक है। दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट आ रहा है, आप ध्यान से देखो, दोनों में कॉमन जो पार्ट आ रहा है, इतना पार्ट कॉमन आ रहा है, ओके। तो ये जो पार्ट आपका बच गया, इसे हम क्या, इसे हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी का डैश बोलेंगे, ठीक है। एक हमसे पूछा ए यूनियन बी का डैश पूछा, मतलब ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी होता है बेसिकली कंप्लीट ए यूनियन बी का मतलब होता है पूरा का पूरा, आप इसको ले लो, छोड़ के जो बच गया एरिया वो कौन सा होगा, ये एरिया ये वाला होगा बोलेंगे, ठीक है। एक मुझसे पूछा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है भाई। पहले मुझे बताओ ए डैश कहाँ पर होगा, ए डैश का मतलब होता है ए को छोड़ के, तो ए को छोड़ के तो बेसिकली पूरा का पूरा ये पड़ा है, इसको छोड़ के बेसिकली। अब मुझे पूछा बी डैश को भी छोड़ दो, बी डैश को छोड़ देते हैं फटाफट, तो बी को छोड़ के कौन कौन सा, बी को छोड़ के आप देख सकते हो ये जो एरिया आएगा यहाँ पे, यहाँ से बनता रहेगा। अब मुझे बताओ, ये बोला दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है वो हम बात करना है, ठीक है। दोनों में कॉमन देखोगे, देखो अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कॉमन नहीं आ रहा, तो बचा कौन सा, बचा ओनली ये वाला एरिया, और ये जो बाहर का जो एरिया बच गया आपका बचेगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बन जाएगा, ठीक है। एक तो बी, पहले तो हम बी फाइंड करते हैं, बी कौन सा एरिया, बी आपका ये वाला एरिया, तो ये आपका जो है बेसिक वो बी एरिया। ये पूछा ए डैश, अब ए डैश कौन सा, ए डैश का मतलब होता है ए को छोड़ के, ए को छोड़ के कौन कौन सा, ए को छोड़ के बेसिकली बाहर का पूरा पूरा एरिया वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से मैं पूरा पूरा ले रहा हूँ इसको, पूरा पूरा ये वाला। अब दोनों को यूनियन करना, दोनों को मिक्स करना है, दोनों को मिक्स करेंगे बेसिक कौन कौन से एरिया है, मतलब ओनली इसको छोड़ के बाकी जितने भी जो एरिया सारे आ रहे हैं, तो बेसिक वैसे ले सकते, ठीक है। टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। ये कह रहा है कि अगर आप ए यूनियन बी करते हो और बी यूनियन ए करते हो, दोनों एक ही बात है, ये सिंपल कोई बड़ी बात है ही नहीं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके पास ये एक सेट ए एक सेट बी है, ए यूनियन बी का मतलब होता है पूरा पूरा सेट हो गया, और बी यूनियन का मतलब यही होता है, इसका मतलब इसमें कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अगर आपके पास ये सेट ए एक सेट बी है, इसे हम बेसिकली बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और इसी को हम बोलते हैं बी इंटरसेक्शन ए बोलते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। करता हूँ फिर इसका यूनियन सी के साथ करता हूँ तो भी सेम बात है, या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि पहले बी यूनियन सी ले लेता हूँ, फिर मैं ए का यूनियन करता हूँ, भी सेम बात है, ठीक है। मतलब दोनों में से देखो यहाँ पे साइन सब सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी ऐसा काम होगा। अब अगर मैं ए और बी का इंटरसेक्शन लूँ, फिर उसका सी के साथ इंटरसेक्शन लूँ, या फिर मैं बी और सी का इंटरसेक्शन पहले ले लूँ और ए का बाद लूँ, तो भी एक ही बात है, ठीक है। ये वही बात हो गई ना, जैसे कि मैं 2 + 3 कर रहा हूँ और फिर मैं प्लस को 5 कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं पहले 2 अलग कर लूँ और 3 + 5 पहले कर लूँ और बाद में, तो भी सेम ही बात होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा 2 × 3 + 5 पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें तो 2 × 3 होता है, पहले तो हम ऐसे 2 × 3 लिख लेते हैं पहले, फिर 2 × 5 भी होता है, मतलब बीच में प्लस आएगा, और फिर 2 × 5 आएगा, ठीक है। तो इस पर इसको हम इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, मतलब इसको अंदर फैला सकते हैं। अब अगर मैं इन दोनों को कॉमन ले लूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ कि इसका गुणा पहले इसके साथ करते हैं, पहले ए यूनियन बी कर लेते हैं यहाँ पे, और फिर ए यूनियन का गुणा सी से कर लेते हैं, तो ए यूनियन सी कर लिया, और बीच में बच गया ये वाला आपका एरिया, ठीक है। ए इंटरसेक्शन गुणा बी के साथ करूँ तो बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा, फिर ए इंटरसेक्शन गुणा मैं सी से करूँ तो बेसिकली ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन सी बन जाएगा, और बीच में क्या बचेगा, यूनियन बच गया, ठीक है। अच्छा, हमने सीधा कर लिया, क्या इसको उल्टा भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम इसमें कॉमन निकले तो मतलब है कि मैं इसकी बात करूँ, जैसे मैंने मुझे दिख रहा है, मैं इसमें 2 कॉमन निकाल देता हूँ यहाँ से, तो बच के गया 3 + 5 बच गया, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं। ए यूनियन कॉमन दिख रहा है और यहाँ पर भी मुझे ए यूनियन कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो मैं इसी के लिए मैं ए यूनियन को बाहर ले सकता हूँ। अगर मैं इसको बाहर लेता हूँ, अंदर बच गया बी,
इंटरसेक्शन सी बच गया, मतलब बी बच गया, इंटरसेक्शन बच गया, सी बच गया, ठीक है। बट यहाँ पर मैं ए इंटरसेक्शन कॉमन दिख रहा है मुझे, तो ए इंटरसेक्शन कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया आपका एक तो बी बच गया और एक आगे बच गया यूनियन और एक बच गया आपके सी बच गया। तो ऐसा करते अगर आपके पास ए यूनियन बी हो और ऊपर डैश लगा हो तो इस डैश को हम पूरा अंदर फिट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमने ए डैश कर सकते हैं और बी डैश भी कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि आपके जो साइन होंगे उसको हम चेंज कर देंगे, यूनियन हम इंटरसेक्शन कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे ये मिल गया, अब इसको अंदर भेजना मुझे, तो ए डैश कर दूँगा यहाँ पे, यहाँ मैंने बी डैश कर लिया यहाँ पे, बट इसको हम उल्टा करना पड़ेगा, ऐसे करना होता है, ठीक है। क्या हम अंदर जो साइन है उसको बाहर निकाल सकते, बिल्कुल बाहर निकाल सकते हैं, बट करना क्या होगा बस आपको कि इसको एक बार उल्टा करना होगा, बाकी सारे का सारे यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से बाहर निकालना है तो आप इसको ऐसे उल्टा करके इसको बाहर निकाल सकते हैं। बी इंटरसेक्शन सी यूनियन डी लिखा हो, इसके ऊपर डैश लिखा हो, तो क्या ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा, सी डैश हो जाएगा एंड डी, बाकी सारे साइनों को चेंज करने से यूनियन है इंटरसेक्शन कर दो, इसका आपको यूनियन करना है, इसका आपको इंटरसेक्शन करना है, तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। से बस साइन चेंज करके कैसे निकालेंगे, ए का ए डैश का ए कर लेंगे, यूनियन का इंटरसेक्शन कर लेंगे, बी को हम बी डैश कर लेंगे और इसको हम करेंगे डैश और इसको हम करेंगे सी और यहाँ से एक डैश यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये देखना है, जैसे मान लो अगर पास एक सेट है ए यूनियन ए का मतलब होता है आप ए के अंदर ए को ही जोड़ रहे हो, तो बेसिकली आपको ए ही तो मिलेगा, आपको ए ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप ए के साथ 5 को जोड़ रहे हो, ए के साथ 5 को जोड़ने का मतलब होता है आप ए में कुछ भी नहीं जोड़ रहे हो, तो वो ए का ए ही रहेगा। यहाँ पे एक होता है ए में आप ए डैश को जोड़ो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट ए है, ये आपके पास एक ए सेट है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ए है तो इसमें बेसिकली क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, इसमें आप ए डैश को जोड़ो, ए डैश कौन सा, ए को छोड़ के अब ना पूरा का पूरा जोड़ लिया तो पूरा बन गया, पूरा यूनिवर्सल सेट यू बन गया ना, ठीक है। ये कह रहा है ए और ए डैश का इंटरसेक्शन लेता हूँ, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आपके पास ये सेट क्या है, ये आपका सेट ए है यहाँ पे, और एक बोल रहा है ए डैश मतलब ए डैश यानी इस ए डैश को यहाँ पे छोड़ के, जो ए को छोड़ के हो गया, इसका आप इंटरसेक्शन अब कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा और ये पूरी यूनिवर्सल सेट यू है, कुछ भी कॉमन नहीं मिला, इसका मतलब क्या बोले, इसे हम बोलेंगे 5 बोलेंगे, ठीक है। एक बोला ए डैश का ए डैश, मतलब ये कि पहला आपका सेट ए था, आपने पहले ए डैश निकाला, ए डैश क्या आएगा, ए डैश आएगा ये वाला आएगा, और फिर ए डैश का डैश लिया, मतलब आप वापस अंदर चले गए तो बच कौन गया, आपका ओनली ए बच गया, ठीक है। एक होता है ए इंटरसेक्शन ए, ठीक है। ये बोल रहा है अगर आपके पास ए है तो ए में भी ए और ए का कॉमन, तो खुद ए ही आएगा ना, और एक होता है ए यूनियन ए, जो हम पहले पढ़ चुके, उसका मान ए ही आएगा यहाँ पे। तो बेसिकली आप ऐसा कह सकते हैं, बेसिकली आपके पास एक्स इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई का डैश है यहाँ पे, ठीक है, अंदर फिट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक्स इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो बेसिकली बन जाएगा एक्स बन जाएगा, इंटरसेक्शन बन जाएगा एंड वाई डैश बन जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होगा बेसिकली देखो सब में क्या साइन सेम है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है अगर आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी होता है, अगर दोनों अलग अलग तब क्या करते हैं, हम इसको गुणा कर लेते हैं, ए यूनियन बी कर लेते हैं और फिर इंटरसेक्शन करके ए यूनियन सी भी कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर दोनों साइन सेम है, ए यूनियन बी यूनियन सी हो, दोनों सेम है, तो बेसिकली से क्या बोलते हैं, इसको हम ऐसे करें या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए यूनियन बी कर सकते हैं, एन यूनियन हम सी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करता हूँ कि बेसिकली इस एक्स डैश के साथ बाहर निकाल लेता हूँ, एक्स और बाहर निकल गया और वो क्या बच गया, वाई डैश बच गया, ठीक है। एक्स इंटरसेक्शन एक्स डैश, इसका मतलब होता है अगर आपके पास एक एक्स सेट हो और इसका मैं इंटरसेक्शन कर रहा हूँ एक्स डैश कौन सा बाहर का, दोनों में कॉमन क्या, दोनों में कॉमन 5 आ रहा है, कुछ भी 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या 5 इंटरसेक्शन वाई डैश आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि वाई डैश के साथ आपको 5 का इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। मतलब ये कि बेसिकली ये आपका एक वाई सेट होगा, ये आपका एक वाई डैश होगा, बेसिकली इसको मैंने बेसिकली वाई डैश बोल दिया। ये कह रहा है 5 के साथ इंटरसेक्शन, मतलब वाई डैश और 5 में कुछ भी नहीं है, वाई डैश में बहुत कुछ होगा, दोनों में कुछ कॉमन करेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं, इसका हम क्या बोलेंगे 5 बोलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब अगर बेसिकली अगर मैं इसको लिखूँ ए डैश यूनियन ए यूनियन बी एंड मैं लिख सकता हूँ इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। यानी हम इसको अंदर गुणा कर सकते हैं, कैसे गुणा करेंगे, बेसिकली ए डैश यूनियन, देखो बोले बी इंटरसेक्शन गुणा किस होगा, ए से होगा, तो बेसिकली क्या बनेगा, बी इंटरसेक्शन ए बनेगा, ठीक है। अंदर क्या बच गया, यूनियन, फिर बी इंटरसेक्शन गुणा का बी से होगा, तो बेसिकली बनेगा बी इंटरसेक्शन बी और कोष्टक एन ए खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान देखो बेसिकली क्या बी का बी डैश के साथ इंटरसेक्शन, इसका मतलब क्या, मतलब अगर आपके पास एक सेट बी हो और बी सेट का मैं बी डैश, मतलब ये बी डैश, इसका मतलब बोलते हैं बी डैश बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं बी, ये आपका बी है और डॉट क्या बी डैश, इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या कुछ भी नहीं, मतलब 5 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनेगा बी डैश इंटरसेक्शन ए यूनियन एन 5 बन गया, ठीक है। अच्छा अब बार के यूनियन ए डैश, ठीक है। अच्छा ये कोई सेट है, इस सेट का यूनियन 5 के साथ करो, मतलब आपके पास कोई एक सेट होता है और इस सेट में आप 5 जोड़ रहे हो, ठीक है। इसमें अगर 5 जोड़ रहे हो तो बेसिक वो सेट खुद ही मिलेगा आपको, तो कुछ जोड़ने का मतलब ही नहीं हो, तो बी डैश इंटरसेक्शन
ए हो गया, एंड बार क्या है, ए डैश यूनियन है यहाँ पे, ठीक है, ए डैश यूनियन बी डैश बन जाएगा यहाँ पे, और अंदर बच गया इंटरसेक्शन बच गया, ये बन गया ए डैश यूनियन ए बच गया, ठीक है। किसी ए का ए डैश अगर मैं यूनियन कर रहा हूँ तो बेसिकली मुझे क्या मिलेगा, मतलब मैंने कहा कि अगर आपके पास ए हो और ए का ये बेसिकली ए डैश होता है, अगर मैं यूनियन करूँ तो बेसिकली मुझे पूरा यूनिवर्सल सेट मिलेगा, ठीक है। तो ये बनेगा मेरे लिए ए डैश यूनियन बी डैश, और मुझे मिलेगा इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन सेट मिलेगा, ठीक है। मेरे पास अगर सेट ए हो और उसका मैं इंटरसेक्शन करता हूँ यू के साथ, बेसिकली क्या मिलेगा मुझे, मतलब यूनियन सेट में और ए है कॉमन क्या आने वाला, कॉमन तो ए खुद ही आएगा, तो इसका मतलब सेट खुद ही आएगा, तो बेसिकली बन जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, डी मॉर्गन लॉ लगा डैश को बाहर निकालते हैं, तो बेसिकली बनेगा ए इंटरसेक्शन बी का डैश बन जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी हम यहाँ से निकालते, देखो ए में क्या है 1 3 5 7 17 है, मतलब सारे सारे ऑड नंबर्स हैं, बी में क्या है 2 4 6 18 मतलब सारे सारे इवन नंबर्स है, तो क्या ए और बी में कुछ कॉमन आ रहा है, आप देखो यार ए बी में कुछ कॉमन आ ही नहीं, तो क्या बचेगा 5 बचेगा ओनली, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 5, तो ऊपर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा अपना 5 डैश बन जाएगा, ठीक है। तो 5 का डैश क्या होता है, मतलब कुछ नहीं का उल्टा, कुछ नहीं का उल्टा मतलब क्या, सारे के सारे नंबर, सारे नंबर कौन से, यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट है कौन सा, अपना नेचुरल सेट, मतलब एन। अब अगर मैं एन ऑफ ए यूनियन बी की बात करूं, इसका मतलब क्या, अगर सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ए को लेता हूं, ठीक है। ए को लेने का मतलब होता है कि बेसिकली मैंने ए का ये पार्ट भी ले लिया और ए का मैंने ये पार्ट भी ले लिया, ठीक है। अब मैं बी का पार्ट ले रहा हूँ, एन ऑफ बी ले रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब मैंने ये पार्ट भी ले लिया और मैंने ये पार्ट भी ले लिया। अब आप देख रहे हैं जो बी का जो पार्ट वो 2 बार आ चुका है, तो इसको हम एक बार हटा देंगे, माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, तो इससे क्या होगा, एक पार्ट हट जाएगा। तो अब बेसिकली हमारे पास जो फॉर्मूला, दिस इज एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए एंड बी हैज़ 3 and 6 एलिमेंट, ठीक है। मतलब कह रहा है कि जो एन ऑफ ए है बेसिकली वो कितना है 3 है, और एन ऑफ बी जो है बेसिकली कितना है 6 एलिमेंट है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी निकाल, तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, वो बेसिकली होता है आपके एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। अगर मुझे इसमें क्या हो, एन ऑफ ए यूनियन बी हो गया बेसिकली, और आपके एन की मान कितना है 3 है, प्लस 6 माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया यहाँ पे। तो इनडायरेक्टली जो एन ऑफ ए यूनियन बी का जो मान आ रहा है बेसिकली कितना वो आ रहा है 9 माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है, ठीक है। अभी मुझे कह रहा है कि मुझे बेसिकली इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो बेसिकली मुझे इसको मैक्सिमम करना होगा। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, आप सोच के बताओ। अगर मेरे पास एक सेट हो, ये बेसिकली ए हो, ये बेसिकली बी हो, ये कह रहा है ए में 3 एलिमेंट है, ए में 3 एलिमेंट कौन कौन से, मैं कह सकता हूँ ए में 3 एलिमेंट ए बी एंड सी हो सकते हैं, बी में 6 एलिमेंट हो सकते हैं, वो ए बी सी डी ई एफ मान लिया, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम कितने एलिमेंट आ सकते हैं, मैक्सिमम ओनली 3 एलिमेंट इसके और 3 एलिमेंट इसके ही तो आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 एलिमेंट आ सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी में 4 नहीं आ सकते, बिल्कुल भी नहीं आ सकते। देखो मिनिमम अगर मैं सी की जगह में जी को तो 2 आ सकते हैं, 1 आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 ही कॉमन आएंगे, वरना कॉमन नहीं आएगा। तो ये बन जाएगा 9 माइनस का 3, यानी ये बन जाएगा 6 बन जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू जो होगी बेसिक वो कितनी होगी, वो हो जाएगी आपके 6 हो जाएगी। मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए मुझे क्या करना है, मुझे बेसिक इसको मैक्सिमम करना है, तो मुझे इसको मिनिमम करना हो। मिनिमम का मतलब है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में मिनिमम कितना कॉमन आ सकता है। अगर मैं इस ए बी सी की जगह डी ई एफ जी एच आई ले लूँ, तो अब देखो अगर मैं कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो मिनिमम से मिनिमम इसका जो मान है 0 हो सकता है। अगर 0 होगा तो ये बनेगा एन माइनस 0 इज इक्वल टू मैक्सिमम मान कितना आ गया सर, 9 आ गया। अब हम बात करते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। इसका मतलब अगर आपके पास एक सेट ए हो, एक सेट ऑफ बी हो, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सीधे से कह सकते हैं कि जो एन ऑफ ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि आपके पास एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी होगा, और यहाँ पर मैं ऐसा भी कह सकते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल 5 होगा। तो ये आपका एन ए यूनियन बी आ चुका है। सिंपल टॉपिक है, एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब इसलिए होता है कि आप क्या करोगे, एन ऑफ ए मतलब आपने पहले ए लिया, ये बेसिकली ए सेट, ये बेसिकली बी सेट है, आपने पहले ए सेट लिया, और आप कह रहे हो कि उस सेट ए में से आपके बी के एलिमेंट हटाने, तो बी के एलिमेंट कौन कौन सा, बी के एलिमेंट ये वाले एलिमेंट बी के एलिमेंट आ रहे हैं, अगर आप इन्हें हटाओगे तो आपके पास जो बचेगा दिस इज एन ऑफ ए माइनस का बी बचेगा, ठीक है। तो बेसिकली अब जो आपके पास बच गया ये वाला, ये आपको जो चांद दिख रहा है दिस इज एन ऑफ ए माइनस का बी। अब अगर मुझे इसको सोचना पड़ता है, बेसिकली मैं ऐसा कह सकता हूँ पूरा का जो पूरा एलिमेंट है दिस इज एन ऑफ ए, और उसमें से आपने इस भाग को हटा दिया, ये भाग कौन सा है, दिस इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आप इसको यहाँ से हटा रहे हो, दिस इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। एक सेट ए हो, एक सेट बी हो, ये बेसिकली उसका सेकंड टाइप है। अगर मैं देखो एन ऑफ बी माइनस ए का मतलब क्या था, एन ऑफ बी माइनस ए का मतलब मैंने बेसिकली पहले एक बी एलिमेंट लिया, मतलब एक बी सेट ले रहा हूँ और उसमें से एक सारे एलिमेंट घटा रहा हूँ, मतलब मैं ओनली इस पार्ट को यहाँ से हटा रहा हूँ, तो बचेगा क्या, बचेगा ओनली आपके पास ये वाला पार्ट बच जाएगा, ये जो चांद बच गया बी वाला, तो इसमें बोलेंगे एन ऑफ बी माइनस ए बोलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हो जाएगा एन ऑफ बी माइनस ए का मतलब क्या, एन ऑफ बी माइनस ए का मतलब कि बेसिकली मेरे पास एक सेट पूरा का पूरा एन ऑफ बी सेट था, और उसमें से किसी ने इस पार्ट को यहाँ से, और ये पार्ट है कौन सा, दिस इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको दोनों अब देखो ये कह रहा है कि इन 100 स्टूडेंट, इसका मतलब अगर मैं बात करूँ बेसिकली मेरे
पास क्या है, मेरे पास एक 100 स्टूडेंट का यूनिवर्सल सेट है, उसमें से 55 पास इन मैथ, मतलब अगर मैं बात दो मैं गोले बनाऊँ यहाँ पे, मैं कहूँगा यार एक मैथ है और एक फिजिक्स है, ठीक है। ये बोल रहा है कि 55 जो पास इन मैथ, मतलब ये होता है कि एन ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। एन ऑफ मैथमेटिक्स कितना हो गया, बेसिकली 55 हो गया, मतलब 55 पास इन 67 पास इन फिजिक्स, मतलब एन ऑफ पी कितना हो गया, 67 हो गया। नो वन फेल इन एग्जाम का मतलब होता है पूरे नंबर आपको आने वाला, मतलब बार कोई भी फेल नहीं हुआ, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास ओनली फिजिक्स, मतलब बेसिकली ये वाला ये जो गोला है बेसिक इसमें वो नंबर आएंगे जो बेसिक फिजिक्स में पास हुए, और ये जो गोला उसमें बेसिकली वो आएंगे जो मैथ्स में पास है, और ये दोनों मैथ्स में पास है, ये फिजिक्स में पास हुए, ठीक है। बट मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि स्टूडेंट हु पास ओनली फिजिक्स, मतलब मुझे ओनली इस एरिया की बात कर रहे हैं। अगर मैं इस एरिया को ध्यान से देखूँ तो आप कह सकते हो कि बेसिकली एरिया कौन सा, ये बेसिकली एरिया जो है बेसिकली दिस इज एन ऑफ पी माइनस एम कैसे था इसको, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि दिस इज एन ऑफ पी, और एन ऑफ पी ले लूँ और पूरा मैं इसमें से एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम को मैं से घटा रहा हूँ। एन ऑफ पी कितना, एन ऑफ पी इज इक्वल 67 माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम बात करें, अगर आपको पता होगा एन ऑफ पी यूनियन एम कितना होता है, दिस इज एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ एम माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम हो जाएगा। एन ऑफ पी मतलब क्या है, पूरे 100 बचे थे पूरे 67 तो फिजिक्स के हैं और 55 किसके हैं, मैथमेटिक्स के, और एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम जोड़ के करें तो बेसिकली आपको मिल जाएगा कि बेसिकली जो 100 इज इक्वल आप क्या रहा है 5 7 12 122 माइनस ये जो भी आपका एक्स मान लेते हैं इसको, एक्स की जो वैल्यू आ रही है बेसिक वो 22 आ रही है, ठीक है। तो आपकी कितना बनेगा 22 बन जाएगा और यहाँ से 45 हो जाएगा, ठीक है। तो एन ऑफ ए ट्रायंगुलर बी की बात करते हैं, इसका मतलब होता है बेसिकली एन ऑफ ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन की बात चलती है, ठीक है। अच्छा ये भाग होता है कौन सा इसके अंदर, तो एन ऑफ ए माइनस बी, एन ऑफ अगर मैं इसको ए मान लूँ इसको मैं बी मान लूँ, तो ए माइनस बी का मतलब होता है कि पहले मैंने ए लिया उसमें से बी के एलिमेंट मतलब इसको मैं हटा रहा हूँ, तो बेसिकली बच कौन सा केवल है, तो ये जो भाग होता है इतना सा भाग दिस इज ए माइनस बी होता है, ठीक है। और ये जो भाग होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज ए बी माइनस ए, ठीक है। ये आपका जो है बेसिक वो बी माइनस ए है, और ये जो भाग है बेसिक वो आपका ए माइनस का बी है। अगर मैं इसको ध्यान से देखो तो बेसिकली मुझे ये पूरा एन ऑफ ए यूनियन बी दिख रहा है, और उसमें से किसी ने इस पार्ट को हटा दिया, मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हटा दिया, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एन ऑफ ए ट्रायंगुलर बी इज इक्वल टू ये कह सकता हूँ एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपसे कह रहा है कि एन ऑफ ए माइनस बी इक्वल 24 है, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता होगा, आपने पढ़ लिया कि एन ऑफ ए माइनस बी का मतलब ये होता है कि आप बेसिकली एन ऑफ ए माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हो। तो आपसे कह रहा है कि एन ऑफ ए माइनस बी के लिए कितनी 24 है, इसके लिए कितनी है 24 है, ठीक है। और एन ऑफ ए आपके पास है और माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसके लिए आपको 11 दे रखी है, यानी 11 इज इक्वल 24 हो गया। तो बेसिकली यहाँ से एन ऑफ ए का जो मान है बेसिक हो जाएगा 24 प्लस 11, ठीक है, 35 हो जाएगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा 35 हो जाएगा। एक आपसे कह रहा है कि एन ऑफ बी माइनस है, ठीक है। एक आपसे कह रहा है एन ऑफ बी माइनस है, जो कि होता है मेरे हिसाब से एन ऑफ बी माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको दे रही कितनी दी, आपको 19 दे रखी है, एन ऑफ बी आपको नहीं पता, और ये जो होता है वो 11 है। तो यहाँ से एन ऑफ बी का जो मान है 20 हो जाएगा, 30 आ जाएगा। आपसे एन ऑफ ए यूनियन बी पूछ रहे हैं, तो एन ऑफ ए यूनियन बी का जो मतलब होता है बेसिकली वो होता है एन ऑफ ए प्लस का एन ऑफ बी माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। एन ऑफ ए का मान कितना है 35 प्लस 30 और माइनस 11, तो हो जाएगा 35 और 30 माइनस 11 4 और 54 हो जाएगा, ठीक है। यूनियन बी डेस निकालना, तो इसका मतलब अगर मैं बात करूँ एन ऑफ ए डेस यूनियन बी डेस, अगर मैं डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करूँ तो बेसिकली क्या बनेगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का डेस बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, बेसिकली ये आपका ए है, ये आपका बी है, आपका यूनिवर्सल सेट ए है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि जो बीच का जो पार्ट दिस इज ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि इंटरसेक्शन बी का मुझे डैश निकालना, इसका मतलब मुझे इसको छोड़ के बाकी का जो पार्ट है, मतलब बाकी का जो पार्ट कौन सा है, जैसे जो पूरा कंप्लीट ये वाला जो पार्ट आपको देख पा रहे हो, ये वाला यूनिवर्सल कौन सा एन ऑफ यू, मैं से इतना सा पार्ट यहाँ से माइनस कर रहा हूँ, मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हटा रहा हूँ, दिस इज जो आप ये जो है बेसिकली आपका एन ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश की वैल्यू है यहाँ पे। बात है अगर आपके पास एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश पढ़ो, यहाँ से क्या कर सकता हूँ कि मैं एन ऑफ ए यूनियन बी का डैश कर सकता हूँ। ए यूनियन बी का मतलब आपका सेट ए हो, ये सेट बी हो, तो बेसिकली ए यूनियन बी का मतलब पूरा का पूरा आपके पास जो सेट है बेसिकली ये इसे हम ए यूनियन बी कह सकते हैं। इसका डैश का मतलब ये होता है कि आप बेसिकली इसको छोड़ के जो पार्ट बच गया, इसको छोड़ के पार्ट कौन सा बच गया, जो पार्ट बार वाला पार्ट, इस पूरी यूनिवर्सल सेट एन यू के अंदर से आप जो अंदर का जो पार्ट यानी अंदर कौन सा एन ऑफ ए यूनियन बी का हटा दो यहाँ से, तो वही आपका क्या हो जाएगा एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एन ऑफ ए का मान कितना यहाँ पे 200 है, और एन ऑफ बी का मान कितना यहाँ पे 300 है, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना यहाँ पे 100 है, और आपसे एन ऑफ यू आपसे पूछ रहा है, और आपके पास जो एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की जो वैल्यू है कितनी यहाँ पे 300 है, ठीक है। तो अगर मैं एक सेट बनाऊँ यहाँ पे एक बॉक्स बनाऊँ, इस यूनिवर्सल सेट ये हो गया, ये आपका ए ये आपका बी है, ठीक है। इसको हम ए बोलेंगे, इसको हम बी बोल देंगे, ठीक है। तो अगर मैं बेसिकली एन ऑफ इसकी वैल्यू निकालने का प्रयास करूँ, एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू निकालने का प्रयास करूँ, तो ये अपने यहाँ पे बेसिकली एन ऑफ ए यूनियन बी का डैश बनेगा। अच्छा ए यूनियन बी का डैश का मतलब होता है आप बेसिकली एन ऑफ यू मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर से आप इसको हटा रहे हो, एन ऑफ ए यूनियन बी को यहाँ से हटा रहे हो, ठीक है। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी दे देगी, इसलिए आपको 300 दे देगी, इसको हम कह सकते हैं 300 के बराबर ही हो गया, ठीक है। तो 300 के बराबर कितना हो गया एन ऑफ यू हो गया, एंड माइनस क्या हो गया एन ऑफ ए यूनियन बी हो गया, ठीक है। तो 300 इज इक्वल टू आप इसके लिए निकाल इसका एक्स मान लेते हैं माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी के लिए आपको चाहिए। अच्छा एन ऑफ ए यूनियन की वैल्यू अगर निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ मैं, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है मेरा, एन ऑफ यूनियन बी होता है मेरा बेसिकली एन ऑफ ए प्लस का एन ऑफ बी एंड माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। एन ऑफ ए का मान कितना है, एन ऑफ ए का मान है 200, एन ऑफ बी का मान कितना है 300, और एन ऑफ ए इसमें मान कितना है 100, तो ये बन जाएगा 300 400 500 500 माइनस 100 400 बन जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा आपके
400 और x का मान कितना देगा 700। तो इसका मान कितना गया 700। अगर आपके पास तीन अलग अलग सेट ए बी एंड सी हो और तीनों कुछ ना कुछ देखो कहीं ना कहीं कट कर रहे हैं, तो आपको बताना होना चाहिए मुझे एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब निकालना, मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब इस पूरे जो आपको जितना भी आपको डायग्राम दिया है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी है, इसका मान कैसे निकालूँ मैं, ठीक है। तो क्या करते हैं बेसिकली हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एन ऑफ ए लिखते हैं। एन ऑफ ए लिखने का मतलब होता है कि मैंने यहाँ पे चला गया, यहाँ भी चला गया, यहाँ भी चला गया एंड यहाँ भी चला गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं एन ऑफ बी लिखते हैं। एन ऑफ बी का मतलब ये पार्ट कवर कर लिया, ये पार्ट कवर कर लिया, ये पार्ट भी कवर कर लिया और ये पार्ट भी कवर कर लिया। फिर हम चलते हैं एन ऑफ सी की तरफ चलते हैं। एन ऑफ सी का मतलब मैंने ये पार्ट कवर किया, ये पार्ट कवर किया और ये पार्ट भी कवर कर लिया और इसके बार और कवर कर लिया मैंने, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि बेसिकली ये जो दो इसको हम एक बार हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। तो अगर मैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हटा दूँ, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहाँ से एक पार्ट हट जाएगा। अब वो पार्ट हटेगा कौन सा, वो पार्ट हटेगा ये वाला ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट, मतलब एक तो डॉट ये वाला हट जाएगा और एक डॉट यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ माइनस का एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी करता हूँ। इसका मतलब होता है बेसिकली बी एंड सी, ये बी एंड सी है, इसका एक पार्ट ये हट जाएगा और एक पार्ट यहाँ से हट जाएगा। फिर मैं करता हूँ माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी करता हूँ। इसका मतलब होता है कि ए और सी का कुछ कॉमन पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हट गया। अब इसे यहाँ भी एक डॉट है, यहाँ पर भी एक डॉट है, यहाँ पर भी एक डॉट है, यहाँ भी एक डॉट है, यहाँ पर भी एक डॉट है, यहाँ पे अब यहाँ पे तीनों हट चुके हैं। तो हम क्या करेंगे इसको वापस ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे प्लस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको हमने ऐड किया तो वापस यहाँ पे एक डॉट बन जाएगा और डॉट बनते क्या हो जाएगा अपना काम खत्म हो जाएगा। एक सिटी है जहाँ पर 1000 पीपल रहते हैं और वहाँ पर 40% जो है वो एक न्यूज़पेपर ए पढ़ते हैं और 20% जो है वो बी को पढ़ते हैं, 10% सी को पढ़ते हैं एंड 5% ऐसे भी लोग हैं जो ए और बी दोनों को पढ़ते हैं और 3% है जो बी और सी दोनों को पढ़ते हैं और 4% ऐसे हैं जो ए और सी को पढ़ते हैं और 2% ऐसे हैं जो ए बी सी सबको पढ़ते हैं। तो हमें निकालने ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो बेसिकली ओनली न्यूज़पेपर ए को पढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका वेन डायग्राम में देखो यहाँ बेसिकली, तो मैं इसका ऐसा कह सकता हूँ कि बेसिकली आपके पास एक ये जो है यहाँ ये जो आपका वेन डायग्राम जैसे ए एंड बी एंड यहाँ पे सी दे रखा है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि बेसिक अगर ध्यान से देखो ये जो एरिया जो है ना इसमें आते हैं वो लोग जो ए बी सी तीनों को पढ़ते हैं। अच्छा ये जो एरिया है इस एरिया में आते हैं वो वाले लोग जो ओनली ए एंड बी को पढ़ते हैं। यहाँ पे जो आएगा बेसिकली वो आएगा ए और सी दोनों को पढ़ने वाले, यहाँ पे आने वाले होंगे बी और सी दोनों को पढ़ने वाले, इस एरिया के अंदर आएंगे ओनली ए वाले पढ़ने वाले, ठीक है। तो हमें बेसिकली इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर इसको हम वेन डायग्राम फाइंड करते हैं हम बेसिकली बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो हमेशा बिल्कुल उल्टे शुरू करने चाहिए हमें, ठीक है। मतलब कैसे, अगर मैं ध्यान से देखो यहाँ पे जैसे ए बी एंड सी, मुझे पता है कि यार 2% ऐसे लोग हैं जो ए बी सी सबको पढ़ते हैं, ठीक है। 2% आएगा कहाँ पे, ये आएगा यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 2% आएगा, ठीक है। अच्छा फिर देखो यार 4% ऐसे हैं जो ए और सी दोनों को पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब ए और सी में कॉमन कितना आएगा 4 आएगा, 4 यहाँ पे आएगा पूरा पूरा, 2 तो ऑलरेडी आ चुका, अब 2 यहाँ पे और मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है। 3% बी और सी को पढ़ते हैं, ठीक है। तो बी और सी देखो हमें तो बेसिकली यहाँ तक फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ तक पहुँचना है तो हमें इसके लिए चाहिए, इसके लिए कितनी आएगी ए और बी में कॉमन, तो ए और बी में कॉमन कितना है 5%, ठीक है। तो ए और बी में कॉमन कितना का 5%, 2 आ चुका, अब बचा कितना है 3 बच गया, ठीक है। वो फालतू क्वेश्चन को मतलब नहीं अपने। टोटल ए पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं भैया, टोटल आप देख पा रहे हो कि 40% जो है वो ए को पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा देखो 3 4 5 6 7 7 तो ऑलरेडी आ चुका है। तो अब यहाँ पे कितना आएगा 40 - 7 आएगा, दिस इज 33 आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कितना आएगा 33 आएगा। मुझे समझ में आ गया कि ओनली ए को पढ़ने वाले ओनली कितने लोग हैं 33% लोग ही है। अच्छा मतलब कह सकता हूँ कि मैं टोटल पीपल कितना है 1000, तो 1000 का 33% कितना होगा, तो वो होगा 330 दे रखा है यहाँ पे। अगर हम ध्यान से देखें दिस इज सेट ऑफ ए दे रखा है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे x जो है बेसिकली वो r को बिलोंग करता है और यहाँ पे जो है बेसिकली x - 2 जो है बेसिकली वो 1 से बड़ा है, ठीक है। देखो यार आपको मॉड ऑफ x की इनइक्वल सॉल्व करनी आनी चाहिए। मॉड ऑफ x की इनइक्वल कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपके पास एक मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 दे रखा है, इसका मतलब ये होता है अभी जो आपका x है वो अभी 0 पे खड़ा है, ठीक है। और उसे 1 के अंदर अंदर रहना है, 1 के अंदर मतलब आगे 1 और पीछे 1 मतलब -1, ठीक है। तो बेसिकली ये अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक रहना चाहता है, ठीक है, मतलब 1 के अंदर अंदर, ठीक है। पर अगर x - 1 का अगर लेस देन इक्वल टू 1 हो तो अभी आपका जो x - 1 है मतलब x - 1 इज इक्वल 0, मतलब x इज इक्वल 1, अभी आपका जो x है वो 1 पे खड़ा है, ठीक है। और अब इसे 1 के अंदर अंदर रहना है, मतलब 1 की लंबाई के अंदर, ठीक है। मतलब 1 के आगे कौन आएगा, 1 के आगे 2 आएगा और 1 के पीछे कौन आएगा -1 के पीछे आएगा 0। अब ये मुझे 1 के अंदर अंदर रहना है, इसका मतलब ये बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक रहना चाहता है, ठीक है। अगर आपके पास x - 2 और लेस देन इक्वल टू 1 हो, इसका मतलब होता है बेसिकली अभी जो x है वो भी 2 पे खड़ा है, क्योंकि ऐसे क्यों, क्योंकि x - 2 इज इक्वल 0 और x इज इक्वल 2 हो गया, तो अब 2 पे खड़ा है। अभी मुझे बोल रहा है अगर सपोज मान लो 4 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है मुझे 4 के अंदर अंदर रहना, ठीक है। तो 2 के आगे 4 जोड़ो कितना आएगा 6 आएगा यहाँ पे, और 2 के पीछे 4 जोड़ो 2 - 4 मतलब आएगा -2 मतलब -2, ठीक है। ये कहता मुझे इस 4 लंबाई के अंदर अंदर रहना, मतलब 4 लंबाई पीछे भी और 4 लंबाई आगे भी, मतलब ये इसके ग्राफ जो है यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है।
क्या हम इसको देख सकते हैं यहाँ पे अभी आपका जो x है वो 2 पे खड़ा है, ये बोल रहा है मुझे 1 के बाहर रहना है, तो मतलब 2 का ये कितना आएगा 3 आएगा, इससे पहले कितना आएगा 1 आएगा। अच्छा यहाँ पे तो क्या था लेस देन 1 था, यहाँ पे क्या ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है कि इसका उल्टा मतलब उसके बाहर, तो ये बोला मुझे इस एरिया के पूरा पूरा बाहर रहना है, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है माइनस अनंत से लेकर 1 तक आ रही है, यूनियन आ रही है 3 से लेकर अनंत तक आ रही है, ये बेसिकली सेट ए के अंदर है, ठीक है। अगर मैं बी के बारे में सोचूँ तो बी का बेसिकली क्या है, इसके अंदर बेसिकली क्या है एक्स इसका माइनस का 3 है और ग्रेटर देन 1 है, तो इसको अगर मैं होल स्क्वायर करूँ एक्स इसका माइनस का 3 बन जाएगा 1 बन जाएगा, और ये बनेगा एक्स इसका माइनस 4 बनेगा और बने 0 बनेगा, ये बनेगा एक्स माइनस का 2 एन एक्स प्लस 2 हो जाएगा। और ये बेसिक एक इनइक्वलिटीज़ है, वैल्यू माइनस का 2 एन प्लस 2 आ रही है और प्लस माइनस प्लस आएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो बी का जो अंदर एक्स के जो एलिमेंट्स जो आ रहे हैं बेसिकली वो आ रहे हैं बेसिकली माइनस अनंत से लेकर -2 तक आ रहे हैं, और यूनियन आ रहा है 2 से लेकर अनंत तक आ रहा है, ठीक है। तो ये बी के एलिमेंट, अगर हम सी के एलिमेंट की बात करें, सी के एलिमेंट कितने आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसके लिए हमें इनइक्वलिटी एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर इक्वल टू दे देगा, ठीक है। तो अभी जो एक्स है बेसिकली वो 4 पे खड़ा है और उसको 2 आगे चलना पड़ेगा, मतलब आगे 6 आएगा और 2 पे चलेगा कितना आएगा 2 आएगा। तो ये बोला कि मुझे 2 से ग्रेटर देन मतलब 2 के बाहर रहना है, मतलब इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है और से यहाँ तक, ठीक है। तो एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस अनंत से लेकर 2 आ रही है और क्लोज ब्रैकेट है यहाँ पे यूनियन, और 6 से लेकर इसको अनंत भेजना है, ठीक है। तो जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का डैश पूछा जा रहा है, ठीक है। और फिर इंटरसेक्शन करना है जेड के साथ, और जेड बेसिकली क्या है इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, मतलब माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक -3 -2 -1 सारे के साथ, ठीक है। तो अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन का बेसिक मुझे डैश निकालना है और फिर इंटरसेक्शन करना है। इसमें कुछ जो नंबर आ रहा है वो प्लॉट कर रहा हूँ, 1 कर सकता हूँ यहाँ पे, 2 भी तो आ रहा है और 3 भी आ रहा है यहाँ पे, और -1 यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। तो -2 होगा यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे एक 6 भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक 6 भी प्लॉट कर लेते हैं, यहाँ पे -2 हो गया यहाँ पे, और के बीच में मतलब माइनस अनंत से 1 के बीच मतलब यहाँ से आ रहा है वो, और वो 1 के बीच में यहाँ तक रुकेगा और फिर 3 से अनंत तक जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से वो गया और आगे चला गया, ठीक है। तो ठीक है, तो माइनस अनंत से आ रहा था, -2 तक रुक गया वो, फिर 2 से अनंत तक मतलब वो यहाँ से गया और आगे यहाँ पे चला गया, ठीक है। अभी तो कॉमन सिर्फ इतना ही ये वाला एरिया कॉमन आ रहा है और इतना एरिया कॉमन आ रहा है, ठीक है। फिर हम बात करें थर्ड वाले की बात करें, ये अगर माइनस अनंत से आया और 2 तक रुका, ये आया और इसने 2 को भी शामिल कर लिया साथ में, ठीक है। मतलब पहले में शामिल नहीं था बट इसने शामिल 2 को भी कर लिया। फिर सी जो 6 से अनंत तक, ठीक है। 6 कहाँ होगा, 6 होगा यहाँ पे और 6 यानी यहाँ पे होगा और यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है। कॉमन अगर आप पार्ट देखो तो बेसिकली जो इनका जो कॉमन पार्ट है बेसिक, ठीक है, तो वो आ रहा है माइनस अनंत से -2, यहाँ पे क्लोज नहीं आएगा बेसिकली, ये होगा ओपन ब्रैकेट यूनियन, और अब इसे 6 इसमें इंक्लूड है तो ये बनेगा 6 से अनंत तक बनेगा, ठीक है। ये बन गया 6 से अनंत तक बन गया, ठीक है। अच्छा ये तो क्या है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मान है। अब इसका डैश मतलब इसको छोड़ के कौन सा बनेगा, इसको छोड़ के बनेगा बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया बनेगा, वो कितना बनेगा भैया, तो -2 हमने लिया नहीं, अब -2 को लेंगे, -2 को मैंने यहाँ पे लिया, -2 को मैंने यहाँ पे लिया और लास्ट में चला गया 6 तक, 6 मैंने यहाँ पे, अब मैं 6 को लूँगा नहीं, ठीक है। तो -2 से 6 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है इसकी वैल्यू, ठीक है। और मुझे इसका इंटरसेक्शन लेना है पूर्णांक संख्या से लेना, ठीक है। तो -2 से 6 में कौन कौन से पूर्णांक आने वाले हैं, तो इसके अंदर पूर्णांक आने वाले -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बस इतने सारे एलिमेंट जो हैं बेसिकली इसके अंदर आ रहे हैं। और अगर मैं इसका जो है इंटरसेक्शन जेड के साथ लूँ, जेड में सारे पूर्णांक होंगे, सारे पूर्णांक, और ये पूर्णांक में कुछ कॉमन, ये पूर्णांक कॉमन आने वाले हैं। ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 यानी 8 पूर्णांक जो इसके अंदर कॉमन आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। उसके अंदर बेसिकली क्या है 8 पूर्णांक है, -2 से लेकर -1 0 1 2 3 एंड 4 एंड 5 इस प्रकार, ठीक है। इसके अंदर 8 एलिमेंट है यहाँ पे। और ये पूछा द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट, अब कह रहा है कि इसके बाद जो आपको सेट मिला या आपको जो सेट मिला इसका सबसेट, इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर n, 2 की पावर n कितना, 2 की पावर 8, बस खत्म। तो ये बनेगा 2 की पावर 8 बन जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 2 की पावर 6 बना 4 होती है, ये होता है 32 × 2 64 एंड 64 × 4 हो जाएगा 256, ठीक है। इस प्रकार आप कुछ दे रखा है। तो पहले हम ए सेट को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ए बेसिकली आपको दे रखा है यार, आपके पास एक्स जो है बेसिकली आर को बिलोंग कर रहा है और मॉड ऑफ x+1 जो है वो बेसिकली <2 दिखा है यहाँ पे का जो एक्स जो है बेसिकली भी x+1 0 करो आप फटाफट, तो x इज -1 आएगा, -1 यहाँ पर आएगा। ये क्या है मुझे 2 के अंदर रहना है, मतलब इसके आगे 2 कितना, इसके आगे -1 कहेंगे 2 जोड़ा फटाफट, तो बन जाएगा 1 बन जाएगा यहाँ पे, और -1 के पीछे 2 में लगेगा -3 आएगा। ये बोल रहे हैं मुझे इसके लेस देन, मतलब लेस मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो ए है बेसिक, ठीक है, तो उसके अंदर बेसिकली जो आपका एक्स है बेसिक कितना है -3 से
1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर हम बात करते हैं बी की बात करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली तो बी में जो x-1 इज 0 वन पुट किया तो x इज इक्वल 1 आ गया, ठीक है, मतलब ये 1 यहाँ पर आएगा। और ये जो ये कह रहा है कि मुझे ग्रेटर देन इक्वल 2 रहना है, ठीक है, मतलब इसके आगे 2 कितना, इसके आगे 2 आएगा 3 आएगा, और इसके पीछे 2 कितना आएगा 1 - 2 कितना आएगा -1 आएगा। अब ये कह रहा है मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहना, मतलब 2 या 2 से बड़ा रहना, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इक्वल टू का साइन है तो x बिलोंग टू जो होगा बेसिक होगा माइनस का इन्फिनिटी से -1 होगा, और क्लोज ब्रैकेट यूनियन एन 3 से इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अब आपको ब्रैकेट का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या ओपन ब्रैकेट आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा पूरा क्लोज ब्रैकेट आएगा, ठीक है। अभी कह रहा है कि देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, वो क्या ट्रू नहीं है, ठीक है। तो अगर हम डायग्राम देखें यहाँ पे, तो अगर हम पहले को देखते फर्स्ट को देखते हैं, फर्स्ट बेसिकली क्या है a माइनस का b है। तो a माइनस बी का मतलब होता है आप क्या करोगे, एक कहाँ से कहाँ तक आएगा, a आएगा बेसिकली माइनस का 3 से लेकर 1 तक आएगा, ठीक है, मतलब यहाँ से बेसिकली यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि a माइनस बी, मतलब इसमें क्या करो आप b के सारे एलिमेंट हटा दें यहाँ से। b कहाँ से कहाँ तक है भाई, b जो है बेसिक वो है माइनस अनंत से -1 तक, यहाँ क्या आएगा -1 आएगा, और -1 से लेकर अनंत तक है, और 3 से कितना है, 3 से लेकर बेसिकली अनंत तक है, ठीक है। तो ये कौन है, ये अपना ए एलिमेंट है। इसके अंदर बी के कौन कौन सा एलिमेंट आ रहे हैं, इसके अंदर बी के ये वाले इतने से एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इन सब एलिमेंट को यहाँ से हटा दूँ तो बचेगा क्या, बचेगा ओनली एक तो बनेगा -1 से लेकर 1 तक बचेगा बस। तो क्या ये सही है, क्या ये बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब ये हट गया तो बचा क्या -1 से बचेगा। मुझे पूछा क्या नॉट ट्रू, ये तो सत्य है, इसका ये तो अपना आंसर होगा नहीं। फिर हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं, ठीक है। ये पूछा ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, ये होगा, ठीक है। मतलब अब मुझे बताओ कि ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है, ए और बी में ओनली यहाँ से लेकर यहाँ तक भाग कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे तो क्या आएगा ओपन ब्रैकेट आएगा, मतलब -3 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा क्लोज ब्रैकेट, मतलब ये आएगा बेसिकली -1 आएगा, ठीक है। तो ये भी तो सही है यहाँ पे, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं ए यूनियन बी की बात करते हैं। ए यूनियन बी का मतलब होता है आप सारे एलिमेंट ले रहे हो, सारे एलिमेंट लेने का मतलब हो गया बेसिकली आप बेसिकली यहाँ से यहाँ तक ले रहे हो, फिर यहाँ से यहाँ तक ले रहे हो। या मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि आर में से आप ओनली इतना पार्ट नहीं ले रहे हो। इतना पार्ट कौन सा, एक तो आप एक को नहीं ले रहे हो, और आप क्या करो आप 3 को ले रहे हो, ठीक। और 3 बेसिकली क्या उसके अंदर इंक्लूड था, तो अब इसको हम ओपन ले लेंगे, तो ये भी तो ट्रू आ रहा है यहाँ पे। तो आई थिंक बी में से गलत हो। अब बी में से गलत कैसे होगा, ये बोल रहा है कि बी में से आप ए के सारे एलिमेंट घटा दो, ठीक है। अब बी कौन सा है, बी है भाई साहब ये पिंक वाला। अब इस पिंक वाले में से आप ए के सारे एलिमेंट घटा दो, बी वाले में से पिंक एलिमेंट कौन कौन सा आ रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी यहाँ तक आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा बेसिक वो कितना बनेगा, वो देखो अगर हम बी माइनस ए की बात करूँ, मैं ऑप्शन बी की बात करूँ, तो उसमें क्या आ रहा है, उसमें आ रहा है देखो माइनस अनंत से बेसिक -3 भी आ रहा है, -3 आएगा, ये आएगा, और फिर आएगा यूनियन, और फिर यहाँ से 3 से यूनियन आएगा, 3 से अनंत तक आएगा। और अगर मैं इसको r माइनस लिखूँ तो ये हो जाएगा r-3 बन जाएगा, और यहाँ पे 3 बन जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये गलत आ गया, ठीक है। बस R1 एंड R2 रिलेशन है ऑन द सेट इस प्रकार से, मतलब ये R1 का रिलेशन जो है बेसिकली वो सेट 1 से लेकर 50 के बीच में ही है, मतलब ये जो P और Pn के जो मान है वो 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं हम। तो बेसिकली कह रहा है कि P जो है प्राइम नंबर है, ठीक है। तो पहले तो मुझे प्राइम नंबर बता दो, 1 से 50 के जो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 कह सकते हैं, एक आपका 3 भी होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, 21, 22, 23 भी हो सकता है, 24, 29 हो सकता है यहाँ पे, एंड 31 भी हो सकता है, 37 हो सकता है, 41 हो सकता है, 43 भी, 47 भी हो सकती है। तो इस प्रकार से जो है बेसिक पी के मान सभी इतने आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं R1 को डिफाइन करूँ यहाँ पे, ये बोल रहा है n का जो मान है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। तो n का जो मान है वो 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो n के मान क्या क्या आ सकता है, देखो मैं p का मान जो है यहाँ पे, जो p का मान मैंने बेसिकली मान लिया, p का मान 2 ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब p का मान 2 ले लिया मैं 2 को क्या करूँ डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो अब p का मान डिफाइन कर लिया, 2 कर लिया। तो अब जो है pn के मान क्या क्या आ सकता है, देखो pn के जो मान है 2 की पावर 2 आ गया। अब n के जो मान है 0 से इंटीजर तक जा सकता है, 2 की पावर 0 आ सकता है, फिर यहाँ पे 2 × 2 की पावर 1 आ सकता है, ऐसे करते थे, और 2 × 2 की पावर 2 ऐसे करते तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा ये कहाँ तक जाएगा, देखो ये हो गया 2,20 आ गया, ये 2 × 2 है, और ये 2,4 है, ठीक है। तो जब तक यहाँ पे 50 से कम नहीं होगा तब तक आएगा, ठीक है। तो 2, अगर तो 2 की पावर 5 जो होगा बेसिकली वो 32 होता है, एंड 2 की पावर 6 जो होता है वो तो 64 होता है, ठीक है। तो बेसिक क्या होगा कि बस इसको लेंगे नहीं, हम 2 की पावर 5 तक ही जाएंगे, ठीक है। और हमारा सेट इतना ही बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम बेसिकली 3 शुरू करेंगे। अब 3 शुरू किया मैंने, अब 3 की पावर 0 आ सकता है यहाँ पे, और 3 की पावर 1 आ सकता है, और 3,3 इसका आ सकता है। अभी तक मैं 9 तक चला गया हूँ, फिर 3 × 3 इस 3 की पावर क्यूब, ठीक है। 3 या 9, 9 या 37 हो गया, ठीक है। अब 3 की पावर 4, क्या 4 आएगा, 3 की पावर 4 आएगा, 3 की पावर 4 तो वो 81 होता है, वो नहीं आ सकता क्योंकि वो 50 से ज़्यादा सेट है, दिस इज
5,5 की पावर 0 ले रहा हूँ, फिर मैं 5,5 की 1 ले सकता हूँ, फिर मैं 5,5 इसको ले सकता हूँ। मैं 5,5 क्यूब नहीं ले सकता बेसिकली, क्योंकि 5 क्यूब होता है 125, तो वो हट जाएगा। फिर मैं 5 और 7,7 ले रहा हूँ, फिर 7,7 1 ले रहा हूँ, बट मैं 7,7 इसको नहीं ले सकता क्योंकि वो मेरे को वो होता है 40। अच्छा 7 इसको तो 49 होता है ना, बट 7 क्यूब हम नहीं ले सकता, ठीक है। और फिर हम ले सकता हूँ 7 हो गया, फिर हम लेंगे 13 लेंगे, और यहाँ पे आएगा 13 की पावर 0 आएगा। बट अगर फिर मैं 13 के 1 ले सकता हूँ, बट मैं 13 इसको नहीं ले सकता क्योंकि वो 13 इसको होता है 169, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 13 का टर्म हो गया यहाँ पे, फिर आएगा 17 टर्म आएगा, 17 की पावर 0 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 70, और 70 की पावर 1 आएगा। अब इक्वल टर्म खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं 13 हो गया, 70 हो गया, और इसके बाद जो एलिमेंट आएंगे, ठीक है, इसके बाद कितने एलिमेंट आ सकते, इसके बाद जो एलिमेंट आने वाले हैं बेसिक वो 19 है, 23 है, 29 है, ये सारे एलिमेंट आएंगे, बट इनके दो एलिमेंट ही आ सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम के। मतलब ये कि अब ये ऐसा करते करते क्या होगा, लास्ट जैसे बचाऊंगा तो 47 को आएगा, फिर 47 की पावर 0 आएगा, और लास्ट में आएगा 47 एंड 47 की पावर 1 ही आएगा, ठीक है। सेकंड तक हम जा ही नहीं सकते, ठीक है, मतलब इस प्रकार से एलिमेंट आपके आ रहे हैं, ठीक है। फिर मुझे कह रहा है कि बेसिकली मेरे R2 जो है, R2 इस समय ऐसे डिफाइंड है, बट उसमें क्या n इज इक्वल 0 और n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 0 है और n इज इक्वल टू कितना है, 1 है, ठीक है। मतलब हम बेसिकली वही एलिमेंट लेंगे जिसके अंदर क्या हो, 0 और 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट हम लेंगे ही नहीं, ठीक है। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना बेसिकली R1 माइनस R2 निकालना है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मुझे वो सारे एलिमेंट इस R1 के अंदर से वो सारे एलिमेंट माइनस करने हैं जिसके अंदर 0 और 1 हो, और फिर मुझे बताना है कि वो कितने नंबर बचे। तो देखो 0 1 ये सब एलिमेंट 0 1 वाले होंगे, ये वाले एलिमेंट जितने भी होंगे सारे सारे ये वाले, तो ये भी 0 1 एलिमेंट है। मतलब ये कि नीचे जो हम लिखना चाहते थे वो सब हट गए यहाँ से, ये सब हटा दो यहाँ से। तो बचे कौन सा एलिमेंट, बचे ओनली ये 1, ये बच गया। देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट बचे, ये 2 स्क्वायर है, 2 क्यूब, 2 4 2 5, ठीक है, 2, तो ये ऊपर के 4 एलिमेंट यहाँ बच गए, और इसके अंदर आएंगे 2 एलिमेंट यहाँ पे आएंगे, तो 4 और 2 6 एलिमेंट हो गए, ये हो गया 7वां, तो ये हो गया 8 एलिमेंट, ठीक है। तो बेसिकली कितने हो गए, 8 एलिमेंट जो है बेसिकली क्या आ रहे हैं, R1 माइनस R2 के अंदर, ठीक है। वैसे ये लग रहा है बहुत डिफिकल्ट था, बट ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है। ये आपको एक सेट ए दे रखा है, और इस सेट के अंदर जो बेसिकली n कुछ है, और वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, मतलब n के जो मान है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। और एक कंडीशन आपको दे दी कि n स्क्वायर जो है वो n प्लस 10,000 आपको दे रखा है, ऐसी कोई कंडीशन आपको दे रखी है। और आपसे बोला कि एक बी आपको दे रखा है जैसे जो 3k+1 जैसा कुछ दे रखा है, मतलब ऐसे कुछ बी के सेट्स हैं जहाँ पे के का जो मान है वो एक नेचुरल नंबर है। और आपको एक सी भी दे रखा है, और सी जो है बेसिक वो 2k दे रखा है, और के यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं। देन सम ऑफ ऑल द एलिमेंट, ये इंटरसेक्शन बी माइनस सी निकालना है, ठीक है। तो हम सब एलिमेंट निकालने का प्रयास करेंगे। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं देखो सिंपल के देखो, अगर मैं सी के एलिमेंट पता करूँ तो सी के एलिमेंट कौन कौन से हैं, के का मान नेचुरल नंबर, मतलब के का जो मान है 1 से लेकर अनंत तक है, तो के का मान जब मैं 1 पुट करूँगा ये बनेगा 2 बनेगा, के का मान 2 पुट ये बनेगा 4 बनेगा। तो ऐसे करते 2 4 6 8 ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। मतलब सी क्या है बेसिकली ऑल इवन नंबर का सेट है, ठीक है। अगर मैं बी की बात करूँ तो बी में अगर मैं के का मान 1 पुट करूँ तो ये बनेगा 3 + 1 4 बनेगा, ठीक है। और अगर के का मान 2 पुट करूँ मैं 6 और 1 7 बनेगा, के का मान 3 पुट करें 9 और 10 बनेगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं 5 4 और 7 में डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, मतलब 3 दिन डिफरेंस चल रहा है, 13 फिर 16 फिर 19, ऐसे करते करते चलता रहे, अनंत तक चलता रहेगा, ठीक है। इसमें 3 का मतलब 4 शुरू होगा और ये काफ़ी लंबा जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ए की बात करते हैं। अच्छा ए में क्या हो सकता है, देखो ए के अंदर बेसिकली क्या है, एन के नेचुरल नंबर है, एन हमें बेसिकली यहाँ पे एन के नाम एन के नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। बट कंडीशन कौन सी, कंडीशन अपनी ये वाली कि एन स्क्वायर प्लस इसका मान, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन स्क्वायर माइनस का एन, और यहाँ पे 10,000 इसको लिख सकता हूँ मैं 100 गुणा 100 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ बन जाएगा एन इंटू एन माइनस वन बन जाएगा, और ये बन जाएगा 100 इंटू 100 बन जाएगा। तो एन के मान क्या क्या ले सकता हूँ ताकि एक कंडीशन अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो एन के मान आप क्या क्या ले सकते हो, सोच के देखो। अगर सपोज मैं एन का मान 1 लूँ, ठीक है, तो मैं एन के मान ले रहा हूँ, एन का मान 1 लूँ तो ये बनेगा 1 गुणा 0 बनेगा, तो कि ये जो है 100 गुणा 100 से छोटा है क्या, बिल्कुल 1 इंटू 0 होता है, और ये इससे बड़ा है बिल्कुल से, मैं एन इज इक्वल 1 ले सकता हूँ, क्या मैं एन इज इक्वल 2 ले सकता हूँ, तो ये बनेगा 2 इंटू 2 माइनस 1 बनेगा, मतलब ये बनेगा 100 गुणा 100 से क्या हमें से छोटा रहेगा, मतलब एन इज इक्वल 2 ले सकते हो, ठीक है। अब इसको मैक्सिमम कहाँ तक ले जा सकते हो, ठीक है। अगर मैं एन का मान 99 ले लूँ तो बन जाएगा, ये बनेगा 99 गुणा 99 माइनस 1 98 बनेगा, जो कि अभी भी 100 गुणा 100 से छोटा ही है। अब n इज इक्वल टू 100 लेके देखता हूँ मैं, n का मान 100 लिया मैंने, ये बनेगा 100 इंटू 100 माइनस 1 कितना होता है 99, जो कि 100 गुणा 100 से छोटा ही है अभी भी। इसका मतलब 100 भी ले सकता हूँ, मतलब 1 से 100 तक मैं सारे नंबर ले सकता हूँ। क्या मैं n इज इक्वल 101 ले सकता हूँ, ये बनेगा 101 गुणा
101 माइनस इंटू 100। अब मुझे लगता है यार ये इससे छोटा नहीं है ना, ये 100 गुणा 100, ये 101 गुणा 100, मतलब यहाँ पे कंडीशन अपने यहाँ पे नहीं हो रही है कि जो मान है 1 से लेकर 100 तक ले सकते हो। मतलब ये जो सेट होगा उसके अंदर बेसिक एलिमेंट कौन कौन से आने वाले, इसके अंदर एलिमेंट आने वाले 1, 2, 3, 4, ऐसे करते करते 1000 तक आने वाला है। ओके, अब मुझे निकालना ए का इंटरसेक्शन निकालना बी माइनस सी के साथ निकालना है, ठीक है, आ सकते हैं, ठीक है। तो मुझे जो निकालना है बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी निकालना है, ठीक है। तो पहले मैं बी माइनस सी निकालता हूँ। बी माइनस सी का मतलब होता है कि आप बी के अंदर से सी के सारे एलिमेंट माइनस कर दो। सी के एलिमेंट आप देख पा रहे हो सारे इवन्स नंबर है, तो सारे इवन्स नंबर आपको हटाने पड़ेंगे, ठीक है। अब इवन नंबर कौन कौन से हैं, ये 22 से 38 है, तो बचा क्या, बच गया 7 बच गया, 13 बच गया, 19 बच गया, 25 बच गया, ऐसे करते नंबर बच जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि आपके पास एक सेट ए है जिसका जो वैल्यू है वो है 1, 2, 3, ऐसे करते करते 1000 तक है। और आपको बी माइनस सी का ए कैसे इंटरसेक्शन निकालना है, तो हम बी माइनस सी को एक्सपेंड करेंगे और इसके जो एलिमेंट है वो 100 तक गिन लेंगे, ठीक है। 100 के पहले पहले कितने एलिमेंट है जो कि इस तरह के सारे इसके ए के अंदर कॉमन होंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें क्या इसमें 100 आएगा, देखो अगर आपको ए पी का हल्का सा आइडिया है तो आपको पता होगा यार 7 है, 13 है, 19 है, 25 है। इसमें आप देख पाइए 6 का डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। ये एक ए पी बन रही है, 6 का यहाँ पर डिफरेंस है और एस जाएगा। अब मुझे नहीं पता इसके अंदर 100 जो होगा वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। आई डोंट नो इसके अंदर 100 होगा या नहीं होगा, बट मैं मान लेते हैं कि 100 इसका एलिमेंट होगा, ठीक है। अगर 100 होगा तो मुझे फॉर्मूला पता है कि दिस इज टी एन इज इक्वल टू ई प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। टी एन क्या, ये मेरे कौन कोई एलिमेंट है 100, मुझे नहीं पता ये 100 है या नहीं, ठीक है, मैं ऐसा मान रहा हूँ, ठीक है। ए का मान कितना 7 प्लस एन, और ये 100 का जो टर्म है वो है कौन सा, वो एन माइनस 1 मान लेते हैं, और इंटू डी। अब डी का मान कितना, डी का मान होगा 6 होगा यहाँ पे, तो ये जगह 100 माइनस 93 बनेगा, और 93 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6 बनेगा। और फिर अगर हम 93 में अगर हम 6 का भाग दें तो ये बनेगा एन माइनस 1 बनेगा, और इसकी जो वैल्यू यहाँ 15.5 आएगा, ठीक है। देखो क्या करते हैं यहाँ पे जी आई एफ लगा लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, ये 15 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एन माइनस का 1 इज इक्वल 15 बन जाएगा, और एन इज इक्वल क्या बनेगा 16 बन जाएगा, ठीक है। अब आपको एन इज इक्वल 16 जो मिला, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि जो 16 टर्म है बेसिकली 100 होगा। एन इज इक्वल 16, एन इज इक्वल 16 का मतलब ये होता है ये इसके आस पास का कोई टर्म है, ठीक है। तो हम निकाले तो टर्म कौन सा है, अगर हम T16 की बात करें तो वो होता है ए प्लस 15 इंटू डी होता है, और ए का मान कितना है 7 है, प्लस 15 इंटू डी का मान कितना है 15, डी का मान 6 है, तो ये हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 97 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखें तो ये जो सीरीज मैंने एक्सपेंड की ये बेसिकली 97 तक जाएगी, और इसके बाद जो टर्म आएगा वो आएगा इसका आगे का 6 प्लस मतलब 100 और 103 आएगा, ठीक है। और इस प्रकार आएंगे, बट हमें क्या, हमें हमें इन दोनों कुछ कॉमन निकालना है, कॉमन ओनली यहाँ तक ही आएगा, ठीक है। ये तो इसके अंदर कॉमन है ही नहीं, तो मतलब बी माइनस सी में जो अगर मैं बात करूँ ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी में जो कॉमन आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 7 आ रहा है, 13 आ रहा है, 19 आ रहा है, 25 आ रहा है, और ऐसा करते हैं तो 97 तक कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है। और ये बोल रहा है इन सबका कोई जोड़ना है, ठीक है। मुझे बेसिकली पूछ रहा है कि देन सम ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स ऑन द सेट, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट उनका मुझे सम निकालना है, ठीक है। क्या मेरे को देखो आपको पता होगा एस ऑफ एन जो होता है बेसिक वो होता है, एक तो होता है n/2 होता है एंड a प्लस एल होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली 16 में पूरे जो हम पिछले निकाल चुके हैं। तो एस 16 पर योग जो होता है बेसिक वो होता है 16/2, प्रथम पर इसका 7 है और इसका लास्ट टर्म वो 97 है। इसे हम करते हैं जैसे 104 इंटू 16/2, ये बन जाएगा 8 इंटू 104, यानी बन जाएगा 832 एंड 8 का मान मतलब 832, इसका 832 इज योर राइट आंसर। देखिए आपसे बोला जा रहा है कि आर एक रिलेशन है फ्रॉम सेट 1 से लेकर 16 तक रिलेशन है, और आर के जो मान है a, b है, बेसिक आपको आर दे रखा है, बेसिक यहाँ पे आपको दे रखा है a, b दे रखा है, और a, b के जो मान है 1 से लेकर 16 के बीच में है, 16 से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और आपके बोला गया जो b का जो मान है बेसिक वो p.q है, और फिर p जो q है वो 3 या 3 से बड़े प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 3 या 3 से बड़े प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है, तो p और q का जो मान है बेसिकली वो 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, 19, इस प्रकार से जो है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मान तो फिक्स है, ठीक है। ए का मान तो मैं ए का मान 1 आएगा, बट बी के मान बहुत सारे आ सकते हैं, वो आएगा, फिर 2 के साथ कुछ ना कुछ भी आएंगे, फिर 3 आएगा, 3 के साथ कुछ ना कुछ भी आएंगे, ऐसे करते करते 4 के साथ कुछ भी आएंगे, ऐसे करते करते क्या होगा, ये एंड 60 बी तक आएगा, ठीक है। तो अब मुझे बेसिकली बी निकालना है, बी क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो बी का जो मान है बेसिक वो कितना है, पी गुणा क्यू है, ठीक है। और बी जो है वो पी गुणा क्यू है, और पी और क्यू प्राइम नंबर है, ठीक है। तो पी और क्यू के मान क्या क्या हो सकता है अब मुझे वो चेक करने पड़ेंगे। और पी और क्यू के जो मान है बेसिक क्या प्राइम नंबर है यहाँ पे, ठीक है। मतलब 3, 5, 7, 11, 13 इस प्रकार से कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो देखो बी मान है वो 3 रख रहा हूँ, और क्यू का मान 3 कर रहा हूँ, 3 या 9 मतलब पॉसिबल है। यहाँ पे 3 गुणा मैं 5 कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 3 गुणा 7 कर सकता हूँ, मैं 3 गुणा 11 कर सकता हूँ, मैं भी इसे 3 गुणा 13 कर सकता हूँ, 3 गुणा 17 कर सकता हूँ,
3 गुणा 19 कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब 19 या 57, मतलब 57 तक जा सकता हूँ, क्योंकि इसके आगे क्या होगा, इसके आगे आएगा 23 आएगा, और 23 गुणा 3 तो 60 से बड़ा होता है, ठीक है, और वो पॉसिबल नहीं है। अब मैं बी के मान कुछ और चेंज कर रहा हूँ, बी के मान और देखो 3, अब मैं 3 का पूरा हो चुका है, अब मैं सिर्फ 5 की ले रहा हूँ, 5 लिया मैंने पी का मान, क्यू का मान मैं 5 ले सकता हूँ, मतलब 25, और 5 इंटू 7 7 मुझे 35 ले सकता हूँ मैं यहाँ पे, 5 इंटू 11 55 ले सकता हूँ यहाँ पे मैं, और 5 गुणा 13 65, वो पॉसिबल नहीं है। मैं अब 7 चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, 7 के बाद आगे क्यू का मान 7 ले सकता हूँ, मतलब 14 आ जाएगा, और 7 के बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें 11, तो ये होगा 77, मतलब ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। इसके बाद 11 को ले रहा हूँ, 11 के आगे मेरे से 11 के 11 इंटू 11 मतलब पॉसिबल, मतलब इसके आगे आप कुछ मिल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11, मतलब बी की टोटल आपको 11 मान मिलेगा, ठीक है, मतलब ये बेसिकली क्या होगा, ये बेसिकली 11 बार खुलेगा, ठीक है, मतलब 11 बार इस तरफ खुलेगा और 60 तो नीचे जाएगा, ठीक है, मतलब 60 इंटू 11 एलिमेंट इसके अंदर पाए जाएंगे, दिस इज 660, ठीक है, 660 इसका आंसर बनेंगे, और इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि एक्स और वाई मान है, और जेड इंटू जेड की, मतलब एक्स के जो मान है, अब देखो एक्स का जो मान है बेसिक एक पूर्णांक संख्या है, और वाई का जो मान है वो बेसिक पूर्णांक संख्या है, ठीक है, तो आपको ये सब कुछ निकालना पड़ेगा यहाँ पे, और ये सारे के सारे पूर्णांक है इसके अंदर, ठीक है, और सब कुछ ये रखे यहाँ पे, और आपसे पूछा जा रहा है कि अरे जो इफ द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी टू ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, मतलब मुझे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, उसमें कितने एलिमेंट है, फिर मुझे ए इंटरसेक्शन सी निकालना, उसमें कितने एलिमेंट है, और उन दोनों के जो क्रॉस प्रोडक्ट से कितने रिलेशन बन सकते हैं मुझे निकालना है, मतलब सबसे निकालने का प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है, बट पहले मुझे ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, मतलब ए और बी का मुझे इंटरसेक्शन चाहिए, इंटरसेक्शन के लिए मुझे इन दोनों के ग्राफ बनाने पड़ेंगे पहले, तो मुझे यार बेसिक कह रहा है, मुझे ए जो है बेसिक एक सर्कल दिख रहा है, और बी मुझे एक सर्कल दिख रहा है, और दोनों को मुझे इंटरसेक्शन सर्कल निकालना है, और बेसिक जो एक्स और वाई के मान निकालना, और एक्स और वाई के जो मान है बेसिक ओनली पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, मतलब -1 -3 -2 टाइप होना चाहिए, मतलब वो पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ बेसिक कि ये बेसिक सर्कल ऐसा सर्कल है जिसका जो सेंटर है वो 0,0 है, और रेडियस इसकी कितनी है 2 है, और ये वो सर्कल जिसका जो सेंटर है वो 2,0 है, और इसकी जो रेडियस है बेसिक वो कितनी है 2 है, ठीक है। देखो बेसिक मुझे को सर्कल दिख रहे हैं यहाँ पे, मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो ये जो सर्कल है जिससे मेरा x² प्लस y², और ये कह रहा है कि लेस एंड इक्वल टू 4 है, लेस एंड इक्वल 4 मतलब तो ये बेसिकली इसके अंदर का सारा पार्ट, ठीक है, मतलब ये पूरा का जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो है बेसिक वो इसके अंदर जितने पॉइंट है वो सब इसके अंदर, और ये क्या x-2 का होल स्क्वायर प्लस y², मतलब इसका जो सेंटर वो है 2,0 यहाँ पे, और ये जो पॉइंट जैसे 0,0, ये जो पॉइंट है 0,0 यहाँ पे चल रही है, ये इसका मतलब होता है लेस एंड इक्वल टू 4, मतलब इसके अंदर का जो भी भाग है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है इस सर्कल का, और अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन जो पार्ट आ रहा है वो ओनली इतना सा पार्ट आ रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी एक्स और वाई के मान आ रहे हैं वो सब आपको निकाल लेने हैं, ठीक है। तो एक्स और वाई के कौन कौन से मान आ रहा है, अगर मैं ए को ध्यान से देखूँ मुझे मिल रहा है यहाँ पे कि एक तो मुझे 0,0 मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ए मुझे 2,0 मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है भाई, मुझे यहाँ पे यार 1,0 भी तो मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, मुझे 1,0 भी मिलेगा, और मुझे जब मैं इसे थोड़ा ऊपर जाऊँगा, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक 1,1 मिल जाएगा, मुझे ओनली सारे इंटीजर पार्ट ले रहा हूँ, 1,1 ले लिया मैंने यहाँ से, और नीचे मुझे एक 1,-1 भी मिल जाएगा यहाँ से, बस काम खत्म हो गया। इसके अलावा देखो बहुत सारी ये भी एक पॉइंट होगा, बट ये मेरे साथ 1,√3 होगा, और √3 मुझे लेना ही नहीं है, मुझे ओनली पूर्णांक नंबर लेना है, और ये जो पॉइंट होगा वो भी होगा 1,-√3 होगा। ये कैसा है, इसको हम सर्कल को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा, या आप x=1 रख दो, आपको सर्कल के अंदर किस सर्कल में रखोगे, किसी में रख दो आप x=1, ठीक है, मैं 1 रखता हूँ, 1 + y² इज लेस देन इक्वल टू 4 होगा, तो ये बनेगा y² इज लेस देन इक्वल टू 3 बनेगा, और y के जो मान आ रहे हैं वो आ रहे हैं प्लस माइनस का √3 आ रहा है, मतलब ये ऐसा बनेगा, बट ये जो इंटीजर पार्ट को लेना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो मुझे बेसिकली ए का जो सेट है 1 2 3 इस प्रकार सेट मिल चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा काम होगा बेसिकली मैं ए इंटरसेक्शन सी को फाइंड करूं। अब अगर मुझे ए इंटरसेक्शन सी का ग्राफ बनाना पड़े मुझे तो कैसा बनेगा, तो ये बस, अब अगर मुझे ए इंटरसेक्शन सी निकालना है तो मुझे बेसिकली 2 सर्कल चाहिए यहाँ पे जो ए इंटरसेक्शन सी को बनाने वाले हैं। तो अगर मैं एक सेंटर है वो कितना हो 2,0, तो एक सेंटर बना दिया मैंने सर्कल ये वाला, और अगर मैं इस सर्कल की बात करूँ तो इस सर्कल का जो, तो ये इसका एक सेंटर है, दिस इज 2,0 यहाँ पे, और ये 0,0 यहाँ पे, और रेडियस कितनी, रेडियस है 2 है, ताकि ये इसका 4,0 बन जाए यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे एक ऐसा सर्कल चाहिए जो सेंटर है वो है 2,2 और रेडियस कितनी है इसकी 4 है, ठीक है। तो सेंटर 2,2 कहाँ होगा, तो ये बेसिक सेंटर इसका यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है, इसका सेंटर यहाँ पे होगा, 2,2 यहाँ पे होगा, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी होगी, मतलब ऊपर तक जाएगा, ठीक है। अगर उस ग्राफ में अगर देखें इस ग्राफ को तो वो कुछ ऐसा बनने वाला है, तो वो सर्कल कुछ ऐसा बनने वाला है, ठीक है। ये जो ग्राफ बना आपके सामने यहाँ पे, तो ये बेसिकली वो सर्कल है जिसका सेंटर 2,2 है, इसकी रेडियस 4 है, ये ऊपर तक जाएगा, और दोनों में कुछ ना कुछ भाग जो यहाँ पे कॉमन आ रहा है। इस कॉमन भाग में जितने भी जो नंबर्स आ रहे हैं वो सब आपको ले लेना चाहिए यहाँ पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2,0 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल सही बात है, मतलब बी जो सेट होगा, अच्छा बी सेट की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे जो सेट है वो बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी वाला सेट है, ठीक है। तो इस सेट का जो नाम बेसिकली वो है ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। एक सेट है अपना ए इंटरसेक्शन सी है, ठीक है। दोनों में इंटीजर पार्ट कॉमन लेना है, ठीक है। एक तो 2,0 मुझे दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है यहाँ पे 2,0 ले लिया मैंने यहाँ पे। एक यहाँ पे 2,2 भी कॉमन होगा यहाँ पे, ओके। अब देखो 2 के ऊपर जस्ट ऊपर यहाँ पे 2,1 भी होगा यहाँ पे, तो 2,1 लगा दिया मैंने यहाँ पे। और कुछ मिल रहा है पॉइंट्स यहाँ पे आपको? देखो यार, यहाँ पे एक 1,0 होगा, तो यहाँ पर मुझे 1,1 मिल जाएगा, ठीक है। मुझे 1,1 यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पर एक 3,0 होगा यहाँ पे, और यहाँ मुझे 3,1 भी मिल जाएगा, ठीक है। मैं ओनली वो नंबर्स ढूंढा जिसमें ओनली सिंपल नंबर हो, ठीक है। तो मुझे 1,1 भी मिलेगा इसके अंदर, और मुझे इसके अंदर 3,1 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट, इसके नंबर ऑफ इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं बेस, ठीक है, वो कितने हैं? 5 एलिमेंट इसके अंदर। और इसके अंदर जो एलिमेंट हैं बेस कितना के 5 एलिमेंट है। तो इसका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो मुझे उसमें 25 एलिमेंट मिलेंगे, और उसके टोटल रिलेशन कितने होंगे? उसके टोटल रिलेशन टोटल सबसेट के बराबर होगा, मतलब 2 की पावर 25 के बराबर। और वैल्यू मुझे 2 की पावर पी दे रही है यहाँ पे, तो पी का मान कितना आ गया? 25। टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये बहुत सिंपल टॉपिक है। और पहला है रिफ्लेक्सिव है, एक सिमेट्रिकल है, एक ट्रांजिटिव है, एक आइडेंटिटी और एक एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। तो आइडेंटिटी जो होता है वो रिफ्लेक्सिव मिलता जुलता है, और एंटी सिमेट्रिक जो है वो सिमेट्रिक से मिलता जुलता है, ठीक है। बट अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो रिफ्लेक्सिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ट्रांजिटिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इन तीनों का जो मिक्स होता है उसे हम बेसिकली बोलते हैं इक्विवेलेंस बोलते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव आ रहे हैं, ना कि इन दोनों से। ये बहुत ही कम पूछे गए क्वेश्चन है इनके ऊपर, और इनके जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो 2 फॉर्मेट क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो बनते हैं आपको एक सिंपल रिलेशन आपको दे रखा है, ठीक है। एक आपको रिलेशन दे रखा है इस प्रकार से, और कुछ इस प्रकार से कोष्टक दे रखे हैं, ठीक है। और फिर आपको चेक करना होता है सिमेट्रिकल है, रिफ्लेक्स या ट्रांजिटिव है। और एक होता है आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप क्वेश्चन आते हैं, और उन दोनों को हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर हम समझ पाएंगे बेसिकली हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कैसे, सिमेट्रिक कैसे एंड ट्रांजिटिव कैसे है। इसके बारे में हम बहुत बाद में पढ़ेंगे। क्योंकि रिफ्लेक्सिव का मतलब ये था, अगर आपके पास एक सेट ए जो था बेसिकली 1, 2, 3 था, ठीक है। तो अगर आप इससे कोई रिलेशन बना रहे हो और उस रिलेशन के अंदर बेसिकली इसके जो टर्म्स है 1, 1, 2, एंड 3, अगर ये तीनों प्रेजेंट हैं तो बेसिकली वो एक रिफ्लेक्स रिलेशन होगा, बिल्कुल होगा। 1, 2, एंड 3, इसके अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब दिस इज अ रिफ्लेक्स रिलेशन पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की बात करते हैं। देखिए सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, ठीक है। सिमेट्रिक तभी होता है जब आपके पास अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए बी होना चाहिए, ठीक है। बेसिक क्या करूँगी, सारे ए कॉमा बी को ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने 1, ले लिया, मैं पेयर होने का प्रयास कर रहा हूँ। 2, ले लिया मैंने, 3, भी ले लिया मैंने, 1, ले लिया मैंने, एंड 2, एंड 3, तो ये बेसिकली क्या है, ए कॉमा बी। ये क्या है, ए कॉमा बी प्रेजेंट है, तो मुझे बी कॉमा ए भी चाहिए। बी कॉमा ए क्या होता है 1, ये क्या होता है 2, इसका क्या होगा 3, इसका कितना होगा 2, इसका कितना होगा 3, इसका कितना होगा 1, तो आपको ये सब देखने, ये सब जो है बेसिकली अगर वो आर के अंदर है तो सिमेट्रिक है। अगर इनमें से एक भी नहीं हो तो सिमेट्रिक रिलेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इसको हम चेक करें तो 1, प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। क्या 2, प्रेजेंट है इसके अंदर? 2, प्रेजेंट ही नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये सिमेट्रिक रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। क्या 3, ये भी नहीं है इसके अंदर, 1, है, बट इसमें 2 नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करूँ तो उसमें बेसिकली क्या होता है, उसमें बेसिकली होता है आपके पास क्या होगा, ए बी जो होगा वो आर के अंदर होगा, तो आपको एक बी सी भी ढूंढना है, वो भी क्या होगा, वो भी एक आर के अंदर होगा। अगर ए बी भी आर में है तो आपको बी सी ढूंढना है। बी सी मतलब जो जस्ट इस बी के बाद का एलिमेंट हो, बी सी, वो भी अगर आर के अंदर है, अगर आपको ये ए सी मिल जाए तो वो बेसिकली ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो बेसिकली अब मुझे यहाँ पे कुछ पेयर बनाने पड़ेंगे बेसिकली यहाँ पे। तो पहले हम क्या करेंगे, 1, के पेयर बनाएंगे। जैसे 1, लिया तो 1, का पेयर क्या बनेगा, 1, का पेयर वो बनेगा जो जस्ट इसके बाद आएगा। इसके बाद कौन आ रहा है, इसके बाद 1 से कौन शुरू हो रहा है, इसके बाद शुरू हो रहा है 1, शुरू हो रहा है एक तो, और एक 1, शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे में पेयर बनाने पड़ेंगे, मतलब हमने ए बी निकाल दिया, ये बी सी है, ये मेरा ए बी, ये मेरा बी सी है, ये मेरा हो गया। अब 2, को ले लेते, 2, के मुझे आगे 2 से शुरू होना चाहिए, ठीक है। अब 2 शुरू कौन हो रहा है, 2 शुरू यहाँ पे 2, हो रहा है, तो दिस इज 2, हो गया। और कोई शुरू हो रहा है, और कोई शुरू नहीं हो रहा है। मैंने 3, ले लिया। अब 3, से कोई शुरू हो रहा है, आगे 3 से कोई शुरू हो रहा है, 3 से देखो कोई भी शुरू नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ मिले नहीं, मुझे इसका कुछ पेयर नहीं मिला। इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे इग्नोर कर देंगे, ठीक है। नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, नहीं मिला इसका मतलब इसको हम इग्नोर करेंगे। 3, तक पहुंच चुका। अब मुझे 1, को देखना है। 1, देखा मैंने यहाँ पे। 1, के लिए मुझे आगे 2 से शुरू होना चाहिए। 2 शुरू कौन, देखो 2 से, 2, शुरू हो रहा है यहाँ पे, और एक यहाँ पे शुरू हो रहा है 2, भी शुरू हो रहा है, ठीक है। तो 1, एंड 2, तो ऐसे मुझे पेयर्स मिल रहे हैं, ठीक है। 1, तक पहुंच चुका मैं। अब मैं 2, को देखूँगा यहाँ पे 2, अब मुझे 3 से शुरू होने वाला कोई चाहिए। 3 से शुरू होने वाला 3, है, ठीक है।
इसलिए 1,3 को ले रहे हैं और 1,3 मुझे कोई 3 से शुरू होना चाहिए मुझे, तो 3 से ओनली 3,3 शुरू हो रहा है, तो मैंने इसको यहाँ पे ले लिया। तो देखिए ये A, B है, ये आपकी B, C है। तो अब आपको चेक करना है कि इसके अंदर A, C है या नहीं। तो बेसिकली A, C कौन से होंगे अपने, A, C होंगे अपने ये 1,2, मतलब 1,2 चेक करना मुझे। इसके अंदर मुझे 1,3 को चेक करना है, इसमें मुझे बेसिकली 2,3 को चेक करना है। यहाँ पे इसको इग्नोर कर देना है, फटाफट इग्नोर करना है, इसको काटना नहीं है, ठीक है। इसका हो जाएगा 1,2, इसका हो जाएगा 1,3, इसका हो जाएगा 2,3, इसका हो जाएगा 1,3। क्या इनमें से एक भी ऐसा है जो प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर? देखो 1,2 तो प्रेजेंट है मेरे हिसाब से, 1,3 भी प्रेजेंट है इसके अंदर, 2,3 प्रेजेंट है, 1,2 भी प्रेजेंट है इसके अंदर, 1,3 भी प्रेजेंट है, 2,3 भी प्रेजेंट है एंड 1,3 भी प्रेजेंट। तो इसका मतलब ये होता है दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन है बिल्कुल। रिफ्लेक्सिव यस, सिमेट्रिकल नो, ट्रांजिटिव यस, तो ऐसा कह सकते हैं। रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो मैं बेसिकली सेट ए देखूंगा और सेट ए के जितने भी एलिमेंट उनके अगर मुझे सेम पेयर मिल रहे हैं 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 मिल रहे हैं तो मैं रिफ्लेक्सिव बोल दूंगा। अगर मुझे मिल रहे हैं तो मुझे एक भी नहीं मिला तो मैं बोलूँगा रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिकल क्या करूँगा, मैं इस बार 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 को चेक नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि इसमें है क्या, देखो 1, 1, 2, 2 तो ये तो 100% श्योर ही, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ये तो 100% काम कर ही रहा है। तो अगली बार से मैं इनको रिफ्लेक्सिव में काट दूंगा और ओनली इन तीनों का देखूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। मैं इसमें कुछ भी छेड़खानी कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है। इसमें भी मैं इस बार 1 वाले टर्म 1, 1, 2, 2 एंड 3 वाले टर्म बिल्कुल भी देखूंगा, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, क्योंकि इनके जो आ रहे हैं वो तो 100% आ रहे हैं, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है ना, क्या है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सिंपल सी बात ही है कि मुझे बेसिकली जो है 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 चाहिए मुझे, ठीक है। मुझे 1, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 3 चाहिए, जो कि मुझे 1, 1 मिल गया, 2, 2 मिल गया एंड 3, 3 मिल चुका है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है सर, ठीक है। अब सिमेट्रिक चेक करना है, सिमेट्रिकल के लिए मैं इन सब को हटा दूंगा यहाँ से, अब मैं ओनली इनको देखूंगा। सिमेट्रिकल मुझे 1,2 चाहिए एंड 2,3 चाहिए, ये मेरा A, B मिल गया। अब इसके लिए मुझे 2,1 चाहिए और इसके लिए मुझे 3,2 चाहिए। क्या 2,1 इसके अंदर प्रेजेंट है? यहाँ देखो ओनली, बिल्कुल भी नहीं है, मतलब सिमेट्रिकल तो बिल्कुल भी नहीं है भैया। अगर मैं ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इन तीनों को बिल्कुल देखने वाला हूँ नहीं यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा 1,2 का कुछ A, B मिल गया तो मुझे B, C चाहिए। B, C जो 2 से शुरू होता है, 2 से 2,3 यहाँ मिल गया मुझे इसका। फिर मैं 2,3 को देखता हूँ, 2,3 में देखते हैं, मुझे 3 से शुरू होना कुछ चाहिए, मुझे इनको देखना ही नहीं, मेरे पास ये 2 एलिमेंट यहाँ पे, तो मुझे कुछ मिला ही नहीं। तो इसका करेंगे, इसे हम करेंगे इग्नोर करेंगे, इसे हम कट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा मुझे ये मिल गया तो मुझे बेसिकली 1,3 चाहिए। क्या 1,3 इसके अंदर प्रेजेंट है? बिल्कुल भी नहीं, मतलब ट्रांजिटिव बिल्कुल भी नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की बात करें तो बेसिकली यस एंड नो एंड नो। फटाफट कर लेते हैं इसको। देखो 3,3, 6,6, 9,9, 12,12 होना चाहिए। 3,3 है, 6,6, 9,9, 12,12, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव बिल्कुल भी है सर। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिकल की बात करते हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल की बात करते हैं, मैं पहले तो इन 4 एलिमेंट में से हटा दूंगा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब मुझे इनके बारे में देना, अब सिमेट्रिकल अगर एक चाहिए तो 6,12 है, तो मुझे 12,6 चाहिए। 12,6 है कहीं पे, 12,6 है ही नहीं, तो मैं इसको फटाफट मना कर दूँ, बिल्कुल भी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। देखने के बाद देखो 3,9 है तो 9,3 होना चाहिए, 9,3 इसमें है ही नहीं। 3,12 है तो 12,3 होना चाहिए, 12,3 इसमें नहीं है। 3,6 है तो 6,3 मतलब कुछ भी नहीं है, सिमेट्रिकल तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा, बिल्कुल भी है। अब अगर हम बात करें ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करें तो बेसिकली आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर आपका A, B जो है वो R के अंदर है तो आप एक B, C को ढूंढे, जब भी R के अंदर होगा तो उसके बाद अगर A, C अगर R के अंदर हो जाए तो वो आपका ट्रांजिटिव होता है। अब इसमें एक बात, एक और इसमें एक कैची बात ये वाली है कि अगर आपने A, B ढूंढ लिया और आपको बेसिकली B, C मिला और B, C मिलने के बाद अगर आपको ये A, C मिलता है, अगर मिलता है तो ट्रांजिटिव होगा और अगर नहीं मिलता है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। पर अगर सपोज आपने A, B को ढूंढा और आपको B, C भी नहीं मिला, अगर B, C नहीं मिला तो आगे कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन तो बिल्कुल होने वाला ही है। अगर नहीं मिला तो हो गई होगा ट्रांजिटिव। अब देखो अब से मान लो मैंने 6,12 ले लिया मैंने यहाँ पे, तो 6,12 का कोई पेयर मिल रहा है मुझे, जो 12 शुरू होता है, 12 शुरू कोई पेयर है ही नहीं यहाँ पे, मुझे इसका कोई पेयर ही नहीं मिला, तो अभी तो ट्रांजिटिव है भाई। अब मैं 3,9 को ले रहा हूँ, तो 3,9 से शुरू और मुझे 9 से शुरू कोई पेयर चाहिए, 9 से तो कोई शुरू नहीं हो रहा, तो इसका पेयर भी मुझे नहीं मिला। तो अभी तक हम बेसिकली इन सबको इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे। फिर मैंने 3,12 ले लिया मैंने यहाँ पे। 3,12 का मतलब होता है अब मुझे 12 से शुरू कोई पेयर चाहिए, 12 से कोई पेयर है ही नहीं यहाँ पे, इसको भी हमने इग्नोर कर दिया यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं 3,6 की बात करते हैं, तो अब 6 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर चाहिए, 6 से स्टार्ट होने वाला 6,12 मिल गया मुझे यहाँ पे। अब मुझे A, B मिल गया, B, C मिल गया, तो मुझे A, C चाहिए, मतलब 3,12 प्रेजेंट होना चाहिए। अगर 3,12 है इसके अंदर, 3,12 इसके अंदर है तो इसका मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन है, बिल्कुल है, ट्रांजिटिव इसके अंदर है। अगर 3,12 नहीं होता तो हम बोलते ट्रांजिटिव बिल्कुल भी नहीं है। अगर मुझे 6,12 मिलता ही नहीं सब कुछ, मुझे मान लो 3,6 मिल गया, 6,12 नहीं मिला होता तो भी रिलेशन ट्रांजिटिव होता, क्योंकि कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर आपको A, B के बाद B, C मिल जाए उसके बाद A, C है या नहीं है, अगर है तो ट्रांजिटिव है और नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। मुझे पहले इस R के अंदर 1,1, 2,2 एंड 3,3 चाहिए, तो वो तो इसके अंदर है ही नहीं, इसका मतलब रिफ्लेक्स तो बिल्कुल भी नहीं है।
अब अगर मैं सिमेट्रिकल और ट्रांजिटिव की बात करूं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डाउट आता है यहाँ पे। देखो सिमेट्रिकल मतलब ये होता है अगर आप किसी भी रिलेशन के अंदर अगर आपको ए कॉमा बी मिल जाए तो उसके बाद आपको चेक करना होता है कि उसके अंदर बी कॉमा ए है या नहीं है, ठीक है। अगर ए कॉमा बी मिलने के बाद अगर बी कॉमा ए मिल जाए तो सिमेट्रिकल है, और ए कॉमा बी मिलने के बाद बी कॉमा ए नहीं है तो सिमेट्रिकल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सिमेट्रिकल है, यहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं है। बट अगर आपको ए कॉमा बी ही नहीं मिला तो भी वो सिमेट्रिकल होगा। अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूँ, अगर आपको ए कॉमा बी मिल जाए और उसके बाद आपको बी कॉमा सी भी मिल जाए, अगर आपको ए कॉमा बी मिल गया और उसके बाद आपको बी कॉमा सी भी मिल गया तो फिर कंडीशन आती है ए कॉमा सी के ऊपर। अगर ए कॉमा सी है, अस्तित्व है इसका, तो ट्रांजिटिव होगा। अगर इसका अस्तित्व नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। बट अगर मुझे ए कॉमा बी मैंने ढूंढ लिया और मुझे बी कॉमा सी मिला ही नहीं तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी तो भी वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। बट अगर मुझे ए कॉमा बी ही नहीं मिला तो भी वो ट्रांजिटिव होगा। मतलब हमारी कंडीशन जो होती है वो ए कॉमा सी पे अप्लाई होती है और यहाँ पे बी कॉमा ए पे अप्लाई होती है। पीछे चाहे हो चाहे ना हो, चाहे रिलेशन आपका सिमेट्रिकल होगा, ट्रांजिटिव होगा, बस रिफ्लेक्सिव में तीनों नहीं रहा यहाँ पे, तो रिफ्लेक्सिव मना कर दूंगा फटाफट में। यहाँ पे सिमेट्रिकल की बात करता हूँ तो मेरे पास 1,3 है तो मेरे पास 3,1 होना चाहिए, प्रेजेंट है सर। मेरे पास 4,2 है तो मेरे पास 2,4 चाहिए, प्रेजेंट। 2,3 है, 3,2 होना चाहिए, नॉट प्रेजेंट, सिमेट्रिकल बिल्कुल भी नहीं है सर। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ये फटाफट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब मैं क्या 1,3 लिया मैंने यहाँ पे, 1,3 का पेड़ बनाओ आप। 1,3 का पेड़ कौन बनेगा, जो कि जिसके साथ 3 होगा, 3 किसके साथ, 3,1 के साथ है, ठीक है। अब मुझे ये मिल गया तो अब मुझे 1,1 चाहिए बेसिकली। क्या 1,1 इसमें प्रेजेंट है, नहीं है, बस खत्म। आप आगे चेक ही मत करो, ये एक कंडीशन खत्म होती है, आप बोलते ट्रांजिटिव है ही नहीं है तो इसका मतलब ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिकल ना कुछ भी नहीं है। तो कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे मैं आपसे कहता हूँ रिलेशन है फ्रॉम एक्स आर टू वाई, ठीक है। ये एक्स और वाई क्या बेसिकली आपके पास एक सेट ए होता है, उस सेट में कुछ एलिमेंट होते हैं, एक सेट बी होता है, उसमें कुछ एलिमेंट होते हैं, ठीक है। रिलेशन जो बनता है बेसिकली वो ए क्रॉस बी बनता है, या हम कह सकते हैं ए टू बी बनता है, ठीक है। तो ए से जो एलिमेंट आते हैं, जैसे मैं कह सकता हूँ इसमें इसके जो एलिमेंट उन सबको मैं एक नाम दे दूँ, जैसे एक्स एलिमेंट, इसके जो एलिमेंट उनको एक नाम दे सकते हैं वाई एलिमेंट, ठीक है। तो एक्स और वाई का मतलब एक्स जो है बेसिकली वो क्या है, एक एलिमेंट, और वाई जो है बेसिकली वो बी के एलिमेंट है, और कुछ भी नहीं है। और एक्स और वाई में आपको एक कंडीशन दी रही है, क्योंकि बेसिकली एक्स और वाई के जो मान है वो आर के अंदर आ कैसे रहे, और फिर आपको चेक करना पड़ेगा वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिकल है या ट्रांजिटिव है। अगर आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो आपको बस कुछ भी नहीं करना, जो भी कंडीशन दे रही है जहाँ पे भी आपको एक्स और वाई दे रहा है, बेसिकली सब जगह आपको एक्स कर देना है। मतलब अगर आपके एक्स आर वाई लिखा है तो आपको बस तो आपको वहाँ पे एक्स आर एक्स कर देना है, मतलब आपको ओनली एक्स और एक्स को देखना है, और वो सत्य है या असत्य आपको चेक करना है। सिमेट्रिकल में क्या होगा, अगर आपको एक्स आर वाई में कुछ इक्वेशन दे रखी है तो आपको वहाँ पे उल्टा करके देखना है कि वो सत्य है या नहीं। मतलब एक्स आर वाई दे रखी है तो वाई और एक्स को चेक कीजिए वो राइट है या रॉन्ग। अगर वो राइट अगर राइट है तो सिमेट्रिकल होगा, अगर रॉन्ग है तो सिमेट्रिकल नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ट्रांजिटिव में पहले आप एक्स आर वाई आपको दे रखा होगा तो आप एक वाई आर जेड निकालें, ठीक है। अब ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये भी आप दोनों मान लीजिए, फिर आप एक्स आर जेड को चेक करें क्या वो पॉसिबल है या नहीं। अगर वो है तो ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की बात करें और हम बात करें सिमेट्रिक की बात करें और हम बात करें ट्रांजिटिव की बात करें, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, कहानी होती है एक बहुत ही सिंपल तरीके से। क्या होता है यहाँ पे जो आपके पास जो ए कॉमा बी दे रखा है ना बेसिकली, वो बेसिकली क्या है, अब उसको क्या करते हैं, ए कॉमा बी का मतलब होता है ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, इसका मतलब ये होता है। बट अगर मैं रिफ्लेक्स में क्या करते हैं कि हम बेसिकली क्या करते हैं, सबको एक ए कॉमा ए मान लेंगे, ठीक है। अब ए कॉमा ए मानने से बेसिकली मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि जो ए जो होगा ए इज़ ब्रदर ऑफ ए हो जाएगा। क्या ए जो है वो खुद का भाई हो सकता है क्या, ये कभी पॉसिबल नहीं है, आप कभी खुद के भाई नहीं हो सकते। सिमेट्रिक की बात करूँ, इसका मतलब क्या, जहाँ पे ए कॉमा बी होगा वहाँ पे हम बी कॉमा ए चेक करेंगे। अच्छा ए कॉमा बी का मतलब क्या, बेसिकली ए क्या है, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। तो बी कॉमा ए क्या होगा, बी कॉमा ए होगा बी इज़ ब्रदर ऑफ ए। अब मुझे तो दोनों सत्य है, अब ये जो बात है वो सही है गलत है। ये कह रहा है ए जो है बी का भाई। अच्छा ए बी का भाई कब होगा, जब ए जो बेसिकली एक मेल होगा। अगर ये मेल होगा तो बेसिकली बी का भाई हो सकता है, बट बी मेल और फीमेल कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अगर मेल होगा तो भी ए इसका भाई, अगर फीमेल है तो भी इसका भाई कहलाएगा वो तो। बट अब जो बी है और अब ए की बात करते हैं, अब ये बोला कि बी इज़ ब्रदर ऑफ ए। अगर बी एक फीमेल हो गई तो क्या बी जो ए का भी भाई बन सकती है, कभी भी भाई नहीं बन सकती, वो इसकी सिस्टर होगी। इसका मतलब ये रिलेशन जो है सिमेट्रिकल तो बिल्कुल भी नहीं है। बात करते हैं ट्रांजिटिव की बात। ट्रांजिटिव बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले हम ए भी ले लेते हैं, फिर हम बी कॉमा सी को भी ले लेते हैं, फिर हम चेक करते हैं ए कॉमा सी पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। ए कॉमा बी का मतलब होगा ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, फिर हम बोलेंगे बी इज़ ब्रदर ऑफ सी। तो अब मुझे चेक करना है, ठीक है। इसको मुझे चेक करना है, ये तो हमने एज्यूम किया है, ठीक है। और इसका मतलब हो जाएगा यार ए इज़ ऑफ सी। तो अब मुझे कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, यहाँ पे चीज़ चल के आ रही है, ठीक है। देख पा रहे हैं क्या, अगर ये बोल रहा है कि ए जो है बेसिकली बी का भाई है। अच्छा ए बी का भाई कब होगा, जब ए मेल होगा और बी जो है वो फीमेल या मेल कुछ भी हो सकती है, मतलब ये मेल या फीमेल कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब मैं यहाँ बोलूँगा बी जो सी का भाई है, बी सी का भाई है, मतलब बी को तो मेल होना पड़ेगा, फीमेल तो हो नहीं सकती। अब बी मेल होगा तो यहाँ से ये मेल होगा, फीमेल यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। और सी मेल या फीमेल कुछ भी हो सकती है, ठीक है। सी क्या है, मेल या फीमेल कुछ भी है। और ए क्या है, ए तो हमेशा मेल फिक्स है। तो क्या ए जो है वो सी का भाई हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा ये लड़का हो या लड़की हो, बी ए इसका भाई हो सकता है, बिल्कुल। यानी
इसका मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन तो बिल्कुल है। अब हम बात करते हैं ए इज़ कज़न ऑफ बी, ठीक है। अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव की बात करें यहाँ बात करते हैं सिमेट्रिकल की बात करते हैं और यहाँ बात करते हैं ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा रिफ्लेक्स की बात करते हैं तो रिफ्लेक्स क्या करते हैं, ए को मैं लेते हैं, ठीक है। को मैं क्या आएगा, ए को मैं आएगा ए इज़ कज़न ऑफ ए। ये खुद का कज़न हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अच्छा कज़न क्या होता है, कज़न बेसिकली ये होते हैं, कज़न दो होते हैं, ठीक है। एक तो होता है आपके बेसिकली मामा का लड़का होता है, मामा का लड़का या लड़की, ठीक है, मामा का जो बेसिकली लड़का या लड़की, ठीक है। और एक होते हैं आपके चाचा या चाची, जो भी आपकी बुआ आप जिसे बोलते हैं, उसका लड़का या लड़की, इसे हम क्या बोलते हैं, कज़न बोलते हैं, ठीक है। अच्छा सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिकल का मतलब होगा अगर आपको पहले ए को बी चेक करना है, फिर आपको बी को चेक करना है, ठीक है। ए को बी का मतलब होगा ए इज़ कज़न ऑफ बी हो जाएगा, और इसका मतलब होगा बी इज़ कज़न ऑफ ए हो जाएगा। अब मुझे चेक करना है सत्य है या असत्य है, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ पे, आप मुझे समझ में आ रहा है कि ए क्या है, बेसिकली बी का कज़न है, ठीक है। तो ये जो बी है ना, बी मान लेता हूँ बी मैं हूँ, ठीक है, और बी मैं मान लिया, और ये जो ए है ना, ये बेसिकली मामा का लड़का है, ठीक है। तो ये बेसिकली किसका है, मामा का लड़का, और ये जो कज़न ऑफ बी है, मतलब ए जो है मेरा कज़न है, मतलब बिल्कुल सही बात है। अब हम बात करते हैं बी इज़ कज़न ऑफ बी, होगा क्या मतलब बी कौन भाई, बी तो मैं हूँ, और ए कौन है, ए है अपने मामा का लड़का। तो क्या भैया बी क्या इसका कज़न हो सकता है, बिल्कुल, जैसे वो मेरा कज़न मैं भी तो उसका कज़न हूँ, तो मतलब ये तो यहाँ पॉसिबल है, मतलब ये सिमेट्रिकल तो पॉसिबल है यहाँ पर। तो ट्रांजिट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इससे आपको रिश्ते भी समझ में आ जाएंगे आराम से। तो इसमें बेसिक क्या करेंगे, ए को बी को लेंगे, फिर हमें बी को सी भी ले लेंगे, फिर हम चेक करेंगे यार ए को सी डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ए को बी का मतलब होता है ए इज़ कज़न ऑफ बी, ठीक है। बी को सी का मतलब होता है बी इज़ कज़न ऑफ सी, और इसका मतलब होता है ए इज़ कज़न ऑफ सी, ठीक है। मुझे चेक करना, इसको मुझे चेक करना पॉसिबल है यानी, ठीक है। देखते हैं कंडीशन क्या क्या हो सकती है। अब देखो पहली कंडीशन तो ये है कि बेसिकली ए क्या है, बेसिकली बी का कज़न है, ठीक है। ए बी का कज़न कैसे, देखो अगर मैं बी को मैं मान लेता हूँ, ठीक है, बी कौन है, मैं हूँ, और ए क्या है, बी का कज़न है, ठीक है। ए कौन है, ए बेसिकली मेरे मामा का लड़का है, ठीक है। इसको मान लेते हैं मामा का लड़का मान ले, ठीक है। अच्छा भाई ठीक है, अब हम देखते हैं बी इज़ कज़न ऑफ सी। बी कौन है, बी तो मैं हूँ, और बी जो है मैं बेसिकली सी का कज़न हूँ, ठीक है। सी क्या हो, सी देखो यार, सी मतलब वो, सी मतलब मान लेते वो अपने चाचा का लड़का मान लेते, ठीक है। इसको मान लेते चाचा का लड़का मान लेते, ठीक है। इसका मतलब मैं जो हूँ अपने चाचा के लड़का कज़न हूँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हो सकता है। अब पूछा ए और सी आपस में कज़न होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा ए कौन है भाई, ए यहाँ पे ए है अपने मामा का लड़का, ये कौन है, मामा का लड़का, और सी कौन है, सी यहाँ पे चाचा का लड़का। क्या आपके मामा का लड़का और क्या आपके चाचा का लड़का, आपके बुआ का लड़का आपस में कज़न होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक है। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आपके मतलब सिंपल सी बात ये है कि एक तो आपके चाचा का लड़का है, एक आपके मामा का लड़का है, ये बस कज़न बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक है। मतलब ये बहुत दूर के रिश्ते होते हैं। तो इसका मतलब इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। रिफ्लेक्स को चेक करना है तो मैं ऐसा बोलूँगा, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, एक्स और आपका एक्स आर वाई आपको दे रखा है ना, इसका बेसिकली एक्स आर एक्स कर लो। तो इसका मतलब हो जाएगा बेसिकली जो एक्स आर एक्स करने में बेसिकली मुझे मिलेगा, बेसिकली जो एक्स है बेसिकली एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स। क्या एक्स कभी खुद से डिविजल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। मतलब 5 डिविजल होती है, 6 को 6 डिविजल कर सकता हूँ मैं, 7 को 7 डिविजल बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है। और एक्स नेचुरल नंबर तब कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे सिंपल हो गया। अब क्या करते हैं, एक तो एक्स आर वाई लेते हैं और एक लेते हैं वाई आर एक्स ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक्स आर वाई का मतलब होता है एक्स इज डिविजिबल बाई वाई, और इसका मतलब होगा वाई इज डिविजिबल बाई एक्स होगा। क्या ये पॉसिबल है क्या, डिविजिबल बाई वाई का मतलब तो ये 15 है, और इसको 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 15 5 डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। कह रहा है कि वाई जो है बेसिकली वाई कितना है, वाई आपका 5 है यहाँ पे, और एक्स कितना 15 है। तो क्या 5 15 से डिविजिबल होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। इसका मतलब सिमेट्रिकल तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब हम चाहे करते हैं यहाँ पे आपके ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव बहुत ही देखते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा हमें बेसिकली यहाँ पे, कि अगर आपका एक एक्स आर चेक करेंगे, एक हम चेक करेंगे वाई आर जेड चेक करेंगे, एक हम बात करेंगे एक्स आर जेड की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा इसको हम सिंपल से कह सकते हैं कि यार एक्स जो है बेसिकली एक्स इज डिविजिबल बाई कितना वाई, तो यहाँ पर आएगा वाई डिविजिबल बाई जेड आएगा, यहाँ पर आएगा एक्स डिविजिबल बाई जेड आएगा, ठीक है। मुझे इसको चाहिए, ठीक है। एक्स जो है वो डिविजिबल बाई वाई है, ठीक है। एक्स का मान हम 20 मान लेते हैं, और वाई का मान हम मान लेते हैं बेसिकली 10 मान लेते हैं, ठीक है। वाई का मान कितना भी यहाँ पे 10 है, और जेड का मान मान लेते हैं यहाँ पे 5 मान लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखो 20 जो है वो 10 डिविजिबल है, 10 जो है वो भी जेड से डिविजिबल है। क्या एक्स का मान कितना है यहाँ पे 20 है, जेड का मान कितना 5, तो 20 ही 5 डिविजिबल हो गई होगा, ठीक है। ये बेसिकली ट्रांजिटिव होगा और बिल्कुल होगा। यहाँ पे आपको ऐसा पॉइंट मिलेगा ही नहीं जो बेसिकली आपको कुछ कॉमन ना मिले, ठीक है, इसके अंदर। तो इसमें देखो रिफ्लेक्सिव तो हो रहा है और सिमेट्रिकल नहीं हो रहा है, और ट्रांजिटिव यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। एक होता है आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है। अच्छा इक्विवेलेंस रिलेशन का बेसिकली कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, बस इतना होता है कि इसके अंदर बेसिक क्या होता है, आपकी जो रिफ्लेक्सिव हो गया आपका, एन प्लस आपका सिमेट्रिकल भी हो गया, एन प्लस आपका ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। ये तीनों ही आ जाते हैं, और तीनों अगर ये भी है ये भी तो बेसिक अपने में इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, बस इतना ही होता है इसका टॉपिक। R1 एंड R2 बी टू रिलेशन डिफाइंड ऑन R, ठीक है। बेसिकली R1 एंड R2 क्या रिलेशन है। अच्छा R1 क्या है, R बेसिकली यार ए बी में डिफाइन रिलेशन बचा हुआ है, और इसके अंदर बोला जा रहा है कि जो इसकी प्रॉपर्टी है जैसे ए बी इज ग्रेटर इक्वल टू 0 प्रॉपर्टी है, ठीक है। R2 भी क्या है, इसमें बेसिकली ए और बी यहाँ पे R है, और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये कि ए जो है वो बेसिकली बी या बी से क्या है बड़ा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा ही नहीं होगा, ठीक है। अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा तो बेसिकली वो अपने में एक इक्विवेलेंस होगा। इसका मतलब क्या होता है, R प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव होता है। अगर तीनों में इसको एक भी नहीं है तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा यहाँ पे। तो मैं बेसिकली R1 को पकड़ता हूँ,
R1 बेसिकली क्या है, R1 मेरा जो है बेसिकली वो है A डॉट बी इज ग्रेटर इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो पहले अगर मुझे रिफ्लेक्सिव चाहे करना, A इंटू ए कर लेता हूँ, A इंटू यानी कि हो जाएगा और ये बन जाएगा A स्क्वायर जो ग्रेटर इक्वल 0 बन जाएगा, ठीक है। तो A स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ सिमेट्रिकल की बात करूँ। सिमेट्रिकल क्या होता है, अगर आपके पास A डॉट बी जो है अगर ग्रेटर इक्वल 0 है तो आप चेक करें B डॉट ए भी ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ क्या 2 इंटू 3 जो 0 से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या 3 गुणा 2 बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा, मतलब 6 0 से बड़ा होगा। और इधर भी 6 आ रहा है, अगर माइनस का 2 माइनस का 3 ले लूँ तो भी हमेशा और -3 गुणा -2 यहाँ पे लूँ तो ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की बात करते हैं। अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूँ तो ट्रांजिटिव इसलिए क्या होता है कि अगर आपके पास A डॉट बी जो है वो 0 से बड़ा है तो आपको एक B डॉट सी डिफाइन करना पड़ेगा जो भी 0 से बड़ा है। तो अब आपको चेक करना है A डॉट सी जो है 0 से बड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। हमें इसके ऊपर क्रॉस करने पड़ेंगे, हमें इसको गलत प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर गलत प्रूफ हो गया तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, और अगर हम गलत प्रूफ नहीं कर पाए तो ये ट्रांजिटिव होगा। अब गलत प्रूफ कैसे करेंगे, हम कुछ ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जिससे गलत प्रूफ हो जाए, ठीक है। जैसे अगर मैं कुछ नंबर्स लूँ, यहाँ पे मैं A और B की जो मान है वो 2,3 ले रहा हूँ, ठीक है। तो 2 3 6 6 0 से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। अब मैं ले रहा हूँ B, C, देखो A इंटू बी के मान, A का मान 2 है, B का मान कितना है 3 है, तो B का मान 3 आ गया यहाँ पे। C का मान मैं मन से कुछ ले रहा हूँ, C का मान ले लिया मैंने, मान लो 1 ले लिया, तो 3.1 कितना होता है 1, 3 होता है, 3 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा। अब इसको देखते हैं, इसमें A का मान कितना है, A का मान यहाँ पे 2 ले लिया मैंने, C का मान कितना ले लिया मैंने, C का मान बेसिकली मेरा है 1 है, C देखो B C है, ये B और C है मतलब 1, तो मतलब ये भी अभी तक कंडीशन अप्लाई हो रही है, इसका मतलब ट्रांजिटिव हो सकता है। बट हम कुछ ऐसे नंबर फाइंड करें जिससे कंडीशन अप्लाई ना हो, तो वो कैसे करेंगे। अगर सोचो, अगर मैं बेसिकली A का जो मान है अगर मैं 2 ले लूँ और B का जो मान है मैं ले लूँ 0 ले लूँ, तो क्या 2 इंटू 0 बन जाएगा और ये बनेगा 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, जो कि सही बात है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे लागू हो रहा है। अब देखो B का मान 0 ले लिया मैंने यहाँ पे, और C का मान ले रहा हूँ मैं माइनस का 1 ले रहा हूँ, 0 गुणा माइनस से कितना होता है, तो वो होता है 0, और यहाँ पे 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब ये बात सही है, बिल्कुल बात, मतलब मैं 0 को -1 ले सकता हूँ यहाँ पे। बट अगर मैं A, C की बात करूँ तो A का मान कितना है यहाँ पे, A का मान है यहाँ पे 2, और C का मान कितना है, C का मान है -1, तो 2 गुणा -1, अब ये नेगेटिव होगा, अब ये पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं होगा, इसका मतलब ये अप्लाई नहीं होगा। R1 जो है बेसिकली वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिकल है, बट आपका ट्रांजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये बेसिकली जो है इक्विवेलेंस तो नहीं होगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि R1 इज एन इक्विवेलेंस, झूठ बोल रहा है, ये ऑप्शन गलत हो सकता है, ठीक है। अब अगर मैं R2 के बारे में बात करूँ कि बेसिकली R2 जो है वो क्या, बेसिकली जो R2 की जो कंडीशन है वो कंडीशन ये बोलती है A इज ग्रेटर इक्वल टू B की बात चल रही है, ठीक है। तो अगर मुझे रिफ्लेक्सिव को चेक करना है तो मैं बोलूँगा रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं कि आप A ग्रेटर इक्वल टू A चेक करें, क्या A के बराबर या उससे बड़ा, ये बात बिल्कुल सही है। दोनों में से कोई एक भी, जैसे आपके सामने लिखा होता है कि 2 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2, इसका मतलब बात हमेशा सही होती है, क्यों, क्योंकि 2 या तो 2 से बड़ा या 2 के बराबर है, अब 2 के बराबर है ही है, इसका मतलब हमेशा सत्य होता है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिकल की बात करते हैं। अब अगर मैं सिमेट्रिकल की बात करूँ तो आप A इज ग्रेटर इक्वल टू B निकाल रहे हो, तो फिर आपको चेक करना होगा B इज ग्रेटर इक्वल टू A होगा या नहीं होगा, ठीक है। जैसे नंबर्स हम फाइंड करते हैं कुछ ना कुछ, 3 जो है वो 2 या 2 से बड़ा है, ठीक है। तो क्या 2 भी 3 या 3 से बड़ा होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, इसका मतलब सिमेट्रिकल भी नहीं है। अब आगे चेक क्यों करूँ मैं कह सकता हूँ कि R2 जो है वो बेसिकली रिफ्लेक्सिव तो है और सिमेट्रिकल नहीं है। अब ट्रांजिटिव मुझे पता नहीं होगा या नहीं होगा, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि R2 जो वो इक्विवेलेंस तो नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ना तो R1 इक्विवेलेंस और ना ही R2 इक्विवेलेंस। अभी बोले neither R1 नॉर R2 इज एन इक्विवेलेंस, मतलब डी इसका सही ऑप्शन है, ना ही R1 इक्विवेलेंस और ना ही R2 इक्विवेलेंस है। R1 लेसन आपको दे रखा है, A, B दे रखा है, और A जो है नेचुरल नंबर है, B जो नेचुरल नंबर है, और A माइनस B इस प्रकार से आपको दे रखा है, R2 आपको इस प्रकार से दे रखा है। आपको चेक करना है कि इस प्रकार से कंडीशन कैसे होती है, ठीक है। तो कंडीशन चेक कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं R1 के बारे में, और इसकी जो कंडीशन है बेसिकली वो ये है कि यार A माइनस B का जो मान है वो लेस देन इक्वल टू 13 है, ठीक है। तो अगर मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करना हो तो मैं क्या करता हूँ यार, A और B में से जगह A पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा A माइनस A जो है वो 13 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यार 0 जो होगा वो 13 से क्या छोटा है, और ये बात सत्य भी है, बिल्कुल सत्य है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिकल की बात। सिमेट्रिकल में क्या करते हैं, मैं A और B को इंटरचेंज कर दूंगा। कैसे करूँगा यार, A माइनस B का जो मान है वो क्या होगा 13 से छोटा हो जाएगा। अब मुझे चेक करना है B माइनस A का जो मान है क्या वो 13 से छोटा हो सकता हूँ। अगर आपके पास एक 5 माइनस 2, तो 5 में 2 का मोड कितना होता है, 3 होता है, यानी 3 जो है वो 13 से छोटा है, बिल्कुल सही बात है। क्या 2 माइनस 5 का मोड भी इससे छोटा होता है, बिल्कुल। 2 माइनस 5 का मोड कितना, 2 माइनस 5 आएगा -3, पर -3 का मोड 3 होगा, इसका वैल्यू भी 3 आ रही है और इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है, 3 आ रही है, मतलब ये हमेशा सत्य होगा। सिमेट्रिकल भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। बट अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो इसमें कुछ ना कुछ लोचा हो सकता है। कैसे हो सकता है, आपको चेक करना है यार A माइनस B का जो मान है वो क्या होगा 13 से छोटा होगा, और मुझे एक B माइनस C निकालना होगा जो कि 13 से छोटा है। अब कंडीशन चेक करनी है यार A माइनस C का जो मान है वो 13 से छोटा हो सकता है। देखो ये है एंड ये है, फिर आपको इसको चेक करना है कि देन ये होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ नंबर्स फाइंड करते हैं फटाफट। एग्जाम्पल लूँगा, जैसे ये जो तीसरी कंडीशन जो मेरी अप्लाई ना हो, ठीक है। तो A का मान 16 ले रहा हूँ मैं, और मैं C का मान 1 ले रहा हूँ,
तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बेसिक 16 - 1 जो होता है वो होगा 15, और 15 जो 13 से छोटा बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब ये अप्लाई होगा ही नहीं। अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर दे 16 माइनस मैंने 6 ले लिया, बी का मान मैंने 6 ले लिया यहाँ पे, तो ये होगा, ये बनेगा 10 बनेगा, 10 13 छोटा बिल्कुल है, और 6 - 1 होता है 5, और जो है वो 13 छोटा बिल्कुल सही है। मतलब ए कोमा बी तो है, बी कोमा सी भी है, बट ए कोमा सी नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि R1 जो है बेसिकली वो आपका इक्विवेलेंस तो नहीं होने वाला है। फिर हम बात करते हैं R2 की, बात करते हैं R2 क्या, R2 की कंडीशन जो है वो A माइनस का B और नॉट इक्वल टू 13 लिखा हुआ है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स की बात करते हैं पहले, तो रिफ्लेक्स में क्या होगा, A माइनस A का जो मान है वो क्या होगा 13 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो या 0 कर लेते हैं इसको फटाफट, और ये 13 के, तो ये तो सही सत्य, ये तो मतलब रिफ्लेक्स तो है यहाँ पे। अब सिमेट्रिकल में क्या होगा कि जो A माइनस B का जो मान है वो नॉट इक्वल टू 13 है, ठीक है। तो मुझे यार B माइनस A फाइंड करना होगा जो कि नॉट इक्वल 13 हो, तो क्या कंडीशन लागू है, देखो अगर मैं 10 - 2 लूँ, चाहे 2 - 10 लूँ, तो हमेशा 13 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिकल तो है यहाँ पे, ठीक है। बात करते हैं ट्रांजिटिव की बात, देखो ट्रांजिटिव कुछ भी लोचा आ सकता है, कैसे आ सकते हैं कि मुझे यार A माइनस B का जो मान है वो 13 के इक्वल नहीं है, फिर मैंने एक B माइनस C फाइंड कर लिया जिसका मान 13 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, फिर मुझे एक A माइनस C फाइंड करना होगा जिसका मान 13 के इक्वल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि कुछ ऐसा फाइंड करता हूँ जिससे मुझे मिल ही जाए, कैसे मिल जाए, A का मान ले लिया मैंने 14 और C का मान ले लिया मैंने 1, तो A माइनस 1 जो 13 के इक्वल है, तो A का मान लिया मैंने 14 और B का मान मैं ले रहा हूँ 2 ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि हो जाएगा, ये बन जाएगा 12, ये तो सही सत्य है यहाँ पे। B का मान मैं लिया 2 ले लिया, और C का मान बेसिकली 1 है, ठीक है। तो ये बनेगा 2 - 1 मतलब 1 बनेगा, और 1 13 के इक्वल नहीं है, मतलब B कोमा C भी है, बट A कोमा C कितना है, A है 14, C का मान 1, तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। ये आपका जो R2 है वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि इधर R1 और नॉर R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो है इस प्रकार से आपको कुछ इस प्रकार दे रखा है, तो आपको चेक करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो पहला आपको दे रखा है यार बेसिकली जो, अगर मैं देखूँ यहाँ पे जैसे जो मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y दे रखा है, और जो लेस देन इक्वल टू 1 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये कह रहा है कि यार ये तो ना तो ट्रांजिटिव है और ना ही सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो आपको सिमेट्रिकल और ट्रांजिटिव चेक करना है। इसमें सिमेट्रिकल चेक कर लेता हूँ फटाफट, और फिर ट्रांजिटिव बाद में चेक कर लूँगा, ठीक है। देखो सिमेट्रिक में क्या होता है कि यार मॉड ऑफ x माइनस का y जो है वो तो क्या करता है 1 और 0 के बीच में, तो मुझे यार मॉड ऑफ y माइनस का मॉड ऑफ x चेक करना है जो कि 1 और 0 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो यह पॉसिबल है क्या चीज़ वाली, मॉड ऑफ 3 मतलब 3 बनेगा माइनस, और y का मान लूँ मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, तो ये बनेगा मॉड ऑफ 2 मतलब ये बन जाएगा 3 - 1, और 1 जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 1 और 0 के बीच में, बिल्कुल सही बात है। बट अगर मैं y का मान 2 ले रहा हूँ मतलब मॉड ऑफ y 2 हो जाएगा, माइनस x का मान कितना आएगा मॉड ऑफ 3। अब 2 में से आएगा क्या 0 और -1 इसके बीच में है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, मतलब सिमेट्रिकल है ही नहीं। और ये बोल रहा है कि नेदर सिमेट्रिक, मतलब ये तो सही बोल रहा है। ट्रांजिटिव में क्या होगा, अगर आपके पास मॉड ऑफ x माइनस का मॉड ऑफ y जो है वो अगर 1 और 0 के बीच में है, और एक क्या है मॉड ऑफ y माइनस मॉड ऑफ z जो कि 1 और 0 के बीच में है, तो आपको क्या करना है, आपको एक x माइनस जेड निकालना है जो कि 1 और 0 के बीच में हो। तो हम कोशिश करेंगे कि वो ऐसा मिले ही नहीं हमें कुछ ऐसा, तो वो कैसे मिलेगा, ठीक है। जैसे 2 हो जाए और z का जो मान है वो हो जाए 0.5 हो जाए, तो क्या होगा, तो ये बनेगा 2 - 0.5 बनेगा जो कि बनेगा डेड बनेगा, ठीक है। और डेड जो है बेसिकली वो 1 और 0 के बीच में नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन अप्लाई यहाँ पे नहीं होगी। अब x का मान कितना है यहाँ पे 2 है, मॉड ऑफ 2 लिया मैंने यहाँ पे, माइनस y का मान क्या लूँ कि यार मैं 0 1 के बीच में पहुँचा, मैं y का मान लूँगा डेड लूँगा, इससे मुझे मिलेगा 0.5 मिलेगा जो कि 1 और 0 के बीच में है यहाँ पे, इसका मतलब कंडीशन अप्लाई हो रही है। y का मान कितना मेरा 1.5 है, और z का मान मैं ऑलरेडी 0.5 ले चुका हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 और 1 इसके बीच में है, मतलब ये आपका अप्लाई हो रही है, अप्लाई हो रही है, बढ़िया आपका अप्लाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब ट्रांजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा ही बोल रहा है ना तो ट्रांजिटिव है और ना ही सिमेट्रिकल है, ये ट्रू, बट आपको निकालना कौन सा नॉट करेक्ट है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। अब हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड ही बोल रहा है कि x माइनस का y जो है वो दे रखा है 1 एंड 0, बोला ये सिमेट्रिकल है और ट्रांजिटिव दोनों है, ठीक है। तो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव देखते हैं फटाफट। सिमेट्रिक में क्या होगा, सिमेट्रिक में x माइनस का y का जो मान है वो बेसिकली 1 और 0 के मध्य है, और y माइनस एक्स का जो मान है वो भी 1 और 0 के मध्य होना चाहिए। x का मान और y का मान क्या लूँ कि मैं इनके बीच में जाऊँ, ठीक है। अगर मैं x का मान लिया 2 लिया, माइनस y का मान 1.5 ले रहा हूँ, तो ये बनेगा 0.5 बनेगा जो कि इसके बीच में है, बिल्कुल सही बात है। y का मान 1.5 माइनस x का मान 2 लिया मैंने, ये बनेगा माइनस 0.5, लेकिन मोड लगा हुआ है बनेगा 0.5 बनेगा, मतलब सिमेट्रिकल तो हो ही रहा है। और ये बोल रहा है कि x, y जो है बेसिकली ये बोल रहा है इज सिमेट्रिकल एंड ट्रांजिटिव, क्या सिमेट्रिक तो है भाई। की बात करें तो x माइनस वाई जो है वो 1 और 0 के मध्य पाया जा रहा है, तो आपको y माइनस जेड डिफाइन करना होगा जो कि 1 और 0 के मध्य ही होगा। तो अब आपको चेक करना होता है यार x माइनस जेड का जो मान है वो बेसिकली इसके अंदर आ जाए या ना आ जाए, ठीक है। तो 2 - 0 हो जाए
तो शायद तक ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। एक्स का मान 2 डिफाइन कर रहा हूँ और जेड का मान 0 डिफाइन कर चुका हूँ। मैं रख सकता हूँ यहाँ पे 2 माइनस 1 रख सकता हूँ, तो ये जो होगा इसके बीच में आएगा। वाई का मान 1 रखा मैंने, तो 1 माइनस 0 इसके बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन अप्लाई है यहाँ पे, ये अप्लाई, ये बड़ी अप्लाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब ट्रांजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका ये जो आपका जो ऑप्शन है, दिस इज अ रॉन्ग, दिस इज अ फॉल्स, और ये हमें निकालना है। तो हमारा आंसर जो है दिस इज अ 2 आंसर है हमारा, ठीक है। और इसका आप चेक कर सकते हो। अगर इसको हम चेक कर लें जैसे, तो बेसिक ऐसे कह सकते हो मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 1 दे रहेगा, ठीक है। ये आपसे कह रहा है ये रिफ्लेक्सिव है ये, और ये सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। ये सिमेट्रिकल नॉट है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं रिफ्लेक्सिव बात करूँ तो बेसिकली होगा मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स होगा, जो कि 1 होगा, मतलब 0 जो होगा इस प्रकार आएगा। तो ये हमेशा ट्रू है, बट सिमेट्रिकल की ये बोल रहे सिमेट्रिकल नहीं है। तो देखते हैं मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई, ये बोल रहा है कि इस प्रकार से ये, और मॉड ऑफ वाई माइनस का मॉड ऑफ एक्स जो है वो ऐसा होगा। तो इसका मान है 3 और इसका मान है 2, तो ये बात सही है। बट इसका मान है 2 माइनस 3, ये कैसे पॉसिबल होगा भाई? मतलब ये सिमेट्रिकल बिल्कुल ही, मतलब ये सही कह रहा है यहाँ पे। तो ये तो बेसिकली कंडीशन यहाँ पे। अगर मैं इसको बात करें एक्स माइनस वाई का जो मान है बेसिक वो रिफ्लेक्स है, सिमेट्रिकल है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ, एक्स माइनस वाई दे रखा है मुझे और ये लेस एन इक्वल टू 1 है, तो अगर रिफ्लेक्स चेक करना है मुझे तो एक्स माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और वो क्या होगा, ग्रेटर लेस एन इक्वल टू 1 होगा। तो 0 इज लेस एन इक्वल 1, ये तो होता है, मतलब रिफ्लेक्स बिल्कुल सही बात है। क्या सिमेट्रिकल होगा ये वाला? अगर ये कंडीशन है तो क्या वाई माइनस एक्स जो है वो लेस एन इक्वल टू 1 होगा या नहीं होगा? क्या आप सोच सकते हो इसके बारे में? कि मान लिया 3 माइनस 2 लिया, 3 माइनस 2 का मोड कितना होता है 1, और 1 इज लेस देन इक्वल 1 होता है, बिल्कुल सही बात है। तो 2 माइनस 3 का जो मोड होगा वो भी तो कितना 1 ही तो आएगा, और 1 लेस देन इक्वल 1 ही है। इसका मतलब ये भी अप्लाई होगा, मतलब सिमेट्रिकल भी है, रिफ्लेक्सिव है। इसका मतलब इससे 2 कंडीशन आ चुके हैं। फॉल्स आपका ओनली यही है। कुछ अब हम देखते हैं ये कुछ कहना चाहता है। ये बोल रहा है कि अल्फ़ा एक नेचुरल नंबर है, और एक लेसन आपको आर दे रखा है बेसिकली, जो कि नेचुरल नंबर में डिफाइन किया गया है। मतलब आर जो है बेसिकली वो n क्रॉस n में डिफाइन किया गया है, और आर का जो मान है बेसिकली वो x कमा वाई आ रहा है। x जो है वो n से आ रहा है, y भी n से आ रहा है, और एक 3x प्लस अल्फ़ा वाई जो है बेसिकली वो 7 का मल्टीपल है। मतलब ये कि 7 का मल्टीपल है, मतलब मैं 7 इंटू के मान सकता हूँ इसको मैं। बोला गया कि आपका जो आर है बेसिकली वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिकल होगा एंड ट्रांजिटिव होगा। तो हम ओनली रिफ्लेक्सिव को लेकर सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि वो आसान होता है। कैसे करेंगे? इसके अंदर आपके पास 3x प्लस अल्फा, आप क्या करता है एक्स और वाई को आप एक्स पुट कर दोगे, तो ये बन जाएगा 3x प्लस अल्फा एक्स इज इक्वल क्या बनेगा 7k बन जाएगा। तो ये बनेगा 3 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल 7k बन जाएगा। एक्स आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, तो के बटे एक्स कुछ नंबर्स बन जाएगा, मतलब आपका 3 प्लस अल्फ़ा और 7 लैम्डा के बराबर बन जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि 3 प्लस अल्फ़ा जो होगा 7 से विभाज्य होगा पूरा पूरा, पर अल्फ़ा का मान क्या होना चाहिए ताकि 7 से पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है। तो ऐसे कुछ नंबर्स हम फाइंड करेंगे। तो ऑप्शन 1 को देखते हैं। ऑप्शन 1 बोल रहे हैं ऐसा करो आप अल्फ़ा का मान 14 ले लो, ठीक है। 14 ले लेता हूँ फटाफट में। तो 14 प्लस 3 17 बन जाएगा। 17 इज इक्वल 7 के सत्य है। क्या 7 का भाग 17 पर जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा, मतलब ऑप्शन नंबर ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी बोल रहे हैं आपका जो अल्फ़ा है वो बेसिकली मल्टीपल ऑफ 4 है। इसका मतलब अल्फ़ा जो है बेसिकली मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब 4 टाइम्स n है। अगर मैं देखूँ तो 3 प्लस अल्फ़ा का जो मान है वो है 4n, और 4n इज इक्वल बन जाएगा 7 लैम्डा बन जाएगा। तो क्या 7 का भाग पर जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा अभी भी, मतलब ये 4n तो जा नहीं रहा, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी बोल रहा है आपसे 4 इज़ द रिमाइंडर व्हेन अल्फ़ा इज डिवाइडेड बाई 10। बोल रहा है अगर मैं अल्फ़ा के अंदर 10 का डिवाइड करूँ, मतलब 10 टाइम्स n करूँ, तो बेसिक रिमाइंडर जो है 4 बचता है। तो अल्फ़ा का मान जाएगा 10n प्लस 4 आएगा। तो ये बचेगा 3 प्लस अल्फ़ा मान कितना हो जाएगा 10n प्लस 4 बनेगा, और ये बनेगा 7 लैम्डा। तो ये बन जाएगा 3 और 4 7 प्लस 10n, और इक्वल बनेगा 7 लैम्डा। क्या 7 का बस में जा रहा है? अभी भी नहीं जा रहा। डी की बात करते हैं यहाँ पे। डी क्या है? 4 इज द रिमाइंडर व्हेन अल्फ़ा इज डिवाइडेड बाई 7। मतलब ये कि अल्फ़ा के अंदर अगर मैं 7 का डिवाइड करूँ, मतलब 7n करूँ, तो रिमाइंडर 4 बचता है। अब इसको यहाँ अप्लाई करके देखते हैं, तो ये बन जाएगा 3 प्लस अल्फ़ा का बनेगा 7n प्लस 4 रहेगा, और इस क्या बनेगा 7 लैम्डा बनेगा। ये बनेगा 7n प्लस 4 और 3 7, और यहाँ 7 को बनेगा, ये बनेगा n प्लस 1, और ये बनेगा 7 लैम्डा। क्या 7 का बस में जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। एक लास्ट टॉपिक है डोमेन, को डोमेन एंड रेंज के बारे में। तो ये बेसिकली हम बात करने वाले रिलेशन के बारे में बात करने वाले, ठीक है। मतलब रिलेशन में हम कैसे डोमेन को फाइंड कर सकते हैं, को डोमेन को कैसे फाइंड कर सकते हैं, रेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो 2 सेट है आपके पास। एक सेट ए है 1, 3, 5, 7। एक सेट है बी 2, 4, 6, 8 है, ठीक है। इसमें ऐसा कह सकता हूँ कि आर जो है बेसिकली वो ए से बी में एक रिलेशन डिफाइंड है यहाँ पे। तो वो है 3, 2, 5, 4, 7, 2, 7, 4 एंड 7, 6 है, ठीक है।
अब बेसिकली क्या होता है, अगर मेरे पास एक सेट ए हो, एक मेरे पास सेट बी हो, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं इसके 1, 3, 5 एंड 7, और इसके जो एलिमेंट है वो बेसिकली है 2, 4, 6, 8 एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, ये इसका रिलेशन है जो 3 की मैपिंग 2 के साथ है, यानी 3 जो है 2 से मिला हुआ है, 5 जो है बेसिकली 4 से मिला हुआ है, और 7 जो है बेसिकली वो 2 से भी मिला हुआ है, और 7 4 से भी मिला हुआ है, और 7 जो है बेसिकली 6 से भी मिला हुआ है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ द डोमेन? डोमेन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ डोमेन इन रिलेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब रिलेशन में डोमेन क्या होता है, ठीक है। तो रिलेशन बेसिक डोमेन होता है एक्स की वैल्यू होती है, मतलब एक्स की कौन कौन सी वैल्यू है जिससे कुछ ना कुछ इमेज मिल रही है, ठीक है। तो ओनली 3, 5, 7 है, मतलब डोमेन के अंदर ओनली 3, 5, 7 आएगा, ठीक है। मतलब 1 है, क्योंकि 1 की कोई इमेज ही नहीं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं रेंज। रेंज का मतलब होता है बेसिकली आउटपुट, ठीक है। देखो डोमेन अगर सिंपली मैं बेसिकली कहूँ, डोमेन का मतलब आप क्या समझ, डोमेन का मतलब होता है बेसिकली इनपुट होता है, ठीक है। और रेंज का मतलब होता है बेसिकली आउटपुट होता है, मतलब बेसिकली इनपुट डालने पर आउटपुट हमें क्या क्या मिला, तो इनपुट आउटपुट ओनली 2, 4 एंड 6 है, ठीक है। तो रेंज जो हो जाएगी 2, 4 एंड 6, ठीक है। 8 इसका आउटपुट नहीं, क्योंकि 8 मिली ना। अच्छा, कोड डोमेन का मतलब होता है बेसिकली आपका जो सेट बी है, ठीक है। अभी सेट बी में कितने एलिमेंट है, 2, 4, 6 है, ठीक है। तो बेसिकली सेट बी जो होता है बेसिकली में से कोड डोमेन होता है, ठीक है। जाओ या हम ऐसा कह सकते हैं, दिस इज सेट बी, ठीक है। और सेट बी कौन सा, जिसके अंदर इमेजेस मिल रही है हमें, ठीक है। यानी एक्स वाई जो है बेसिकली वो पूर्णांक संख्या है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 एंड नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ये देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इज लेस देन इक्वल टू 4 पे कंडीशन अप्लाई होगी, ठीक है। तो वैसे तो मुझे ये दिख रहा है यार, ये बेसिकली सर्कल है। वैसे मैं सर्कल से सॉल्व कर सकता हूँ, पर सर्कल से सॉल्व करेंगे बाद में करेंगे, पहले हम इसको करते हैं इसके अलग मेथड से, ठीक है। जैसे कि मुझे बेसिकली मुझे एक्स और वाई के मान निकालना है, मुझे फाइंड डोमेन ऑफ आर, मतलब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मुझे ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर है प्लस का वाई स्क्वायर है और इस लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो यहाँ मैं एक्स के मान रहा हूँ और यहाँ मैं वाई के मान रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैं एक्स इज इक्वल 0 पे रखता हूँ, तो मुझे मिल रहा है 0 प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 मिल रहा है, ठीक है। तो वाई के मान कौन कौन से होते हैं, तो वो भी इंटीजर में आपको सोचना है, ठीक है। तो एक्स 0 रखने में मुझे बेसिकली इंटीजर वाई का मान अगर मैं 0 रखूँ तो चल जाएगा, काम चल जाएगा मेरा, क्योंकि ये क्या बनेगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 4 बनेगा। वाई का मान प्लस माइनस 1 रखता हूँ मैं, ठीक है। प्लस माइनस 1 रखने का मतलब ये होता है बेसिकली बनेगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, ये भी चलेगा भाई यहाँ पे। और वाई के मान अगर मैं प्लस माइनस 2 रखूँ तो बन जाएगा बेसिकली 2 का स्क्वायर, मतलब ये बनेगा 4 लेस देन इक्वल टू 4 बनेगा, मतलब मैं प्लस माइनस 2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो वाई के जो मान है 0 है, प्लस 1 है, माइनस का 1 है, प्लस 2 है, माइनस 2, मतलब ऐसे वैल्यू आ रही है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं एक्स इज इक्वल टू रखता हूँ बेसिकली प्लस माइनस का 1 रखता हूँ यहाँ पे, तो प्लस में 1 रख देता हूँ। तो मुझे वाई के मान क्या है, मेरे साथ देखो यहाँ पर रखते हैं 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 बन जाएगा, और वाई स्क्वायर बनेगा लेस देन इक्वल टू 3 बन जाएगा, ठीक है। तो अब जो वाई के जो मान है, वाई के जो मान क्या क्या देखो, वाई के मान देखो वापस 0 आ सकता है, बिल्कुल वाई का मान 0 आ सकता है, मैं 0 कर सकता हूँ। वाई का मान 1 भी लिख सकता हूँ, 1 को प्लस माइनस 1 लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो वो भी काम चल जाएगा मेरा, क्योंकि प्लस माइनस 1 पे क्या आ रहा है, ये बन रहा है 1 इज लेस देन इक्वल 3 बन रहा है, ठीक है। अगर मैं वाई का मान 2 रखता हूँ तो ये बनेगा 4 और लेस देन इक्वल टू 3 बनेगा, मतलब ये चीज़ सही नहीं है, तो ओनली इस पर इतने मान ही आएंगे, ठीक है। अब मैं प्लस माइनस 2 रखता हूँ यहाँ पे, तब क्या बनेगा, तब बनेगा बेसिकली 4 प्लस का वाई स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू 4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 बनेगा, मतलब अब वाई की वैल्यू ओनली ए की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 0 आ रही है, ठीक है। और कुछ अगर वाई का मान 1 रखता हूँ ये बनेगा 1 लेस देन इक्वल टू 4, मतलब जो कि सत्य नहीं है, तो इसका मतलब इतना आ सकता है। अगर मैं एक्स का मान प्लस माइनस 3 रखूँ यहाँ पे, तो ये बनेगा 9 प्लस वाई स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू 4 बनेगा, और ये बनेगा वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू माइनस का 5, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इतने मान आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली फाइंड डोमेन ऑफ आर, डोमेन का मतलब होता है एक्स की कितनी कितनी वैल्यू आ रही है। तो अगर मैं डोमेन ऑफ रिलेशन की बात करूँ यहाँ पे, तो कितना क्या डोमेन इसका आ रहा है, तो देखो एक 0 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक -1 भी आ रहा है और एक -2 भी आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक ये पूरा इसका डोमेन है, ठीक है। और रेंज ऑफ रिलेशन की बात करूँ मैं, तो वो ये 0 है, प्लस माइनस 1 है एंड प्लस माइनस 2 है, ठीक है। मतलब 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया एंड माइनस का 2, इस प्रकार। मतलब अब हम बात करते हैं इन्वर्स ऑफ रिलेशन के बारे में, ठीक है। अगर आपके पास एक सेट पड़ा ए जो कि 1, 2, 3, 4, एक सेट है बी ए बी सी डी, और मुझे एक रिलेशन डिफाइन किया गया ए से बी की जो कि ए 1, ए 2, बी 3, सी एंड 4, डी। अगर मुझे इस रिलेशन का मुझे आर इन्वर्स फाइंड करना है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, इस रिलेशन को उल्टा करना। कैसे करेंगे, देखो आर जो वो ए से में डिफाइंड है, तो बेसिकली जो आर इन्वर्स जो होगा वो बेसिकली बी से ए में डिफाइंड होगा, इसका उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। और आर इन्वर्स में क्या होगा, जो आपके आर के एलिमेंट आप उन्हें फ्लिप कर दो। कैसे करेंगे, 1, ए को कर दो, ए को 1 कर दो, 2, बी को कर दो, बी को 2 कर दो, एंड सी 3, सी को कर दो, सी 3 कर दो, एंड 4 को क्या कर दो, डी 4 कर दो, ठीक है। तो क्योंकि रिलेशन बी से ए में डिफाइंड है, जो पहले यहाँ पे ए था और यहाँ पे बी था, अब उसको हमने फ्लिप कर दिया और यहाँ पे क्या बन गया, बी बन गया, यहाँ पे ए बन गया। अब यहाँ पे किसके एलिमेंट आएंगे, बी के एलिमेंट, और यहाँ पे किसके आएंगे, ए के एलिमेंट। अब ये क्या ए से 1 है, ठीक है। तो अब इसे जो तीर है वो इस तरफ लग रहे हैं, ठीक है। ये क्या बी 2, मतलब अब जो तीर है वो इस तरफ आना चाहिए। और फिर क्या C, 3, तो ये C, 3 हो गया,
और लास्ट में क्या d,4। अच्छा यहाँ पे एक 4 होना चाहिए, दिस इज d,4 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो बना ये बेसिकली आर इनवर्स है, ठीक है, जो कि क्या है बी से ए के अंदर है, ठीक है। तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स का मतलब होता है आर इनवर्स का दिस इज इनपुट और ये इसका आउटपुट है यहाँ पे, ठीक है। तो बी के जो सेट है यानी बी के जो सेट है, ठीक है, उसमें किन किसकी मैपिंग हो रही है, ए की हो रही है, बी की, सी की, डी की हो रही है। इसका मतलब डोमेन ऑफ जो है इसका वो ए बी एंड सी डी हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसकी कोड डोमेन की बात करूँ, कोड डोमेन होता है दिस इज सेट, जो इसका जो बार का जो इसका इमेजेस का सेट होता है दिस इज सेट ए। और इसमें कितने एलिमेंट 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, 4 है। रेंज का मतलब होता है आउटपुट, और आउटपुट है 1, 2, 3, 4। तो ये भी इसकी क्या रेंज बन जाएगी यहाँ पे, बड़ा होता है। और यहाँ पे मान लो 5 होता है, ठीक है। तो 5 बेसिकली कोड डोमेन में जरूर आता है, लेकिन इसके रेंज में नहीं होता, क्योंकि रेंज में इसकी मैपिंग है ही नहीं यहाँ पे। तो जिसकी मैपिंग होती है वो होता है आउटपुट, जिसकी मैपिंग नहीं होती, जो पूरे एलिमेंट्स होते हैं इस सेट के, जो भी इस इमेजेस के सेट के एलिमेंट होते हैं वो बेसिकली क्या होता है, वो उसके कोड डोमेन में आता है। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो बेसिकली पहले आपके पास एक रिलेशन आर था जो कि 1, 2, बी 3, सी 4, डी था। फिर आपने से आर इनवर्स कर लिया, मतलब ए 1 कर लिया, बी 2 कर लिया, सी 3 कर लिया, डी 4 कर लिया, ठीक है। तो ये जो था ये दिस इज आर, यानी ये था इस प्रकार से। और जब आपने इसका आर इनवर्स किया तो ये बेसिकली इस प्रकार से आ गया, ठीक है, ये उल्टा हो गया यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे क्या था बेसिक, ये आपका क्या था डोमेन ऑफ आर था यहाँ पे, और ये बेसिक क्या था रेंज ऑफ आर। बट यहाँ पे हुआ क्या बेसिक, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन इसका डोमेन कौन सा है, लेकिन इस आर इनवर्स का डोमेन कौन सा, ये वाला है, ये क्या डोमेन ऑफ आर इनवर्स, और ये इसकी क्या रेंज ऑफ आर इनवर्स है। यहाँ पे आर इनवर्स का जो डोमेन है बेसिकली वो इस आर के रेंज के बराबर है, ठीक है। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर, और डोमेन ऑफ आर इनवर्स, ठीक है, रेंज ऑफ आर इनवर्स मतलब इसकी जो रेंज है वो इसके आर के डोमेन के बराबर, डोमेन ऑफ आर के बराबर है। और मुझे बेसिकली फाइंड डोमेन ऑफ आर इनवर्स निकालना, ठीक है। क्या मुझे डोमेन ऑफ आर इनवर्स निकालना आता है, तो मुझे बेसिकली इस आर का मुझे आर इनवर्स निकालना होगा, फिर मुझे इसको डोमेन निकालना। इससे अच्छा मैं इसको रेंज ऑफ आर निकाल दूँ, क्योंकि वो इसके इक्वल होने वाली है। तो इसकी रेंज कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, आप वही सब आप एक्स स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर लेस इक्वल टू 8 कर दो। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एक्स और वाई के मान पुट करना है यहाँ पे, तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। मैं एक्स का मान बेसिकली 0 पुट कर रहा हूँ, तो एक्स का मान अगर 0 पुट करते हैं तो मुझे बेसिकली 3y स्क्वायर इज लेस इक्वल टू 8 मिलता है। वाई स्क्वायर का जो मान है बेसिकली 8/3 मिलता है, ठीक है। तो वो मुझे 2.6 मिलता है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर का मान क्या क्या हो सकता है, देखो वाई का मान 0 हो सकता है, क्योंकि 0 होगा, 0 2.6 से छोटा होता है बिल्कुल। प्लस माइनस 1 भी तो हो सकता है, अगर वो होगा तो ये बनेगा 1 जो कि 2.6 से छोटा हो जाएगा। क्या इसका वाई का जो मान है प्लस माइनस 2 हो सकता है, अगर प्लस माइनस 2 हो गया तो ये बनेगा 4 जो कि 2.6 से छोटा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब इसका मान ओनली 0 आएगा, ठीक है। फिर एक्स का मान 1 पुट करते हैं, यहाँ पे 1 भी कर सकता हूँ, प्लस माइनस 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं प्लस माइनस 1 कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा आपके 1 प्लस का 3y स्क्वायर और 8 बन जाएगा, और 3y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 7 आएगी, ठीक है। और वाई स्क्वायर का जो मान आएगा बेसिक वो आएगा 7/3 आएगा, और जैसे वाई स्क्वायर का जो मान आ रहा है वो बेसिक वो आएगा 2.3 आएगा, ठीक है। तो वापस वही सेम कंडीशन आ गया, वाई के जो मान है 0 आ सकता है, और वाई का मान प्लस में बना सकता है, अगर 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, जो कि इसका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब हम बेसिक क्या करते हैं कि प्लस माइनस 2 लेके देखते हैं कि इसमें कुछ हमें आंसर मिल जाए। तो प्लस माइनस 2 लेने में क्या आएगा, तो यहाँ बनेगा 4 बनेगा, ठीक है, और 4 जाएगा इधर, तो ये बनेगा 8 - 4 जगह 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3y इसका कितना बनेगा, यहाँ बनेगा 4 बनेगा, और y इसका वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू आएगी यहाँ पे 4/3 आएगी, ठीक है, जो कि इक्वल होती है आपके y स्क्वायर, और लेस इक्वल आएगा बेसिकली 1 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग कुछ मान लेते हैं, 4.1.3 आएगा, ठीक है। तो y के मान मुझे सिंपल दिख रहे हैं, y का मान 0 दिख रहा है मुझे एक तो, और y का मान मुझे प्लस माइनस 1 भी दिख रहा है, 1 दिखाऊंगा वो भी 1 जो होगा वैसे छोटे ही आएगा, तो प्लस माइनस 1 हो सकता है, ठीक है। अब मैं y का मान x का मान प्लस माइनस 3 रख रहा हूँ, तो ये बनेगा 9, और उधर जाती बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 1 बन जाएगा। तो y इसका की वैल्यू कितनी है कि -1 आएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, यानी ये केस पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो मुझे बेसिक रेंज ऑफ r निकालना है, तो रेंज मुझे क्या क्या दिख रही है, देखो 0 दिख रहा है और प्लस माइनस 1 दिख रहा है, ठीक है। तो इसकी जो रेंज होगी वो होगी 0 होगी, 1 होगी एंड माइनस का 1 होगा, ठीक है। एक सर्कल की इक्वेशन है, और यहाँ पे इसका जो सेंटर है वो बेसिकली 0,0 है, और इसकी रेडियस जो कितनी है यहाँ पे 2 है। तो अगर इसको सेंटर को 0,0 मान लेता हूँ मैं, तो ये बन जाएगा 2,0 बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 2,0 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 0,2 बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 0,-2 बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिक ये है कि यार लेस एन इक्वल टू 4 है, इसका मतलब आपके अंदर का एरिया लेना, मतलब पूरा का पूरा जो एरिया होगा इसके अंदर जितने भी पॉइंट होंगे वो बेसिकली एक्स और वाई को स्पेसिफाई करेंगे, बट एक्स और वाई का ओनली पूर्णांक नंबर है, ठीक है। बट 0,0, 1,0, 2,0, -1,0 ऐसे हम पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कितने पॉइंट्स आएंगे वो हमें लिखने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं सारे पॉइंट्स को लिखूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक तो पॉइंट मुझे ये वाला पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है मुझे, एक यहाँ पर मिल रहा है, एक यहाँ पर मिल रहा है, और एक मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो
और कौन से पॉइंट मिलेंगे, एक पॉइंट मुझे ये भी मिलेगा जो कि 1,0 है, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा मुझे जो कि होगा -1,0 होगा, ठीक है। इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ मुझे शायद तक 1,1 मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके 1,1 क्या इंटीजर्स पार्ट है। तो अगर 1 ऊपर मिला तो नीचे मिलेगा मुझे, ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा मुझे 1,-1 मिलेगा। अगर यहाँ मिला तो यहाँ पर भी मिलेगा, ये कितना होगा, बी बेसिक होगा -1,1 होगा, और ये बेसिकली होगा -1,1 होगा, ठीक है। और कुछ पॉइंट मिल सकता है आपको यहाँ पे। अच्छा, एक पॉइंट आपको 0,1 भी तो मिलेगा यहाँ पे, जिससे 0,1, और यहाँ पर आपको एक 0,-1 भी मिल सकता है, ठीक है। जितने भी जो इंटीजर्स वाले जो पार्ट हमने गिन लिए पूरे, तो अगर मुझे डोमेन निकालना है यहाँ पे, ठीक है, अगर मुझे डोमेन ऑफ आर निकालना है तो मुझे सारे एक्स की वैल्यू पकड़नी पड़ेगी। एक्स की वैल्यू कौन सी है, देखो एक्स की वैल्यू कौन सी है, देखो -2 आ रही है, एक 0 भी तो आ रहा है, और एक कितना, एक 2 भी तो आ रहा है यहाँ पे, -2 0 2 हो गया। और कुछ हमें मिल रहा है, देख एक मुझे 1 भी मिल रहा है यहाँ पे, -1 भी मिल रहा है। मैं ओनली सारे पॉइंट्स के बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट को देख रहा हूँ। -1 में ले चुका हूँ, तो ये -1 हो गया, 0 में ले चुका हूँ। देखो अगर मैं ऐसे चलने का प्रयास करूँ तो -2 ले लिया मैंने, -1 ले लिया मैंने, 0 ले लिया, 1 ले लिया, टोटली बस काम खत्म हो गया, ठीक है। अब रेंज की बात करते हैं भाई, रेंज ऑफ आर की बात करते हैं। रेंज ऑफ आर में बेसिक क्या करेंगे, हम बेसिक वाई कोऑर्डिनेट को देखेंगे। तो वाई ऐसे देख लेते हैं यहाँ से, तो एक मुझे -2 दिख गया मुझे यहाँ पे, -2 ले लिया वाई कोऑर्डिनेट का, और एक मुझे -1 भी मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ मुझे वाई कोऑर्डिनेट 0 भी मिल रहा है, एक मुझे वाई कोऑर्डिनेट का जो 1 भी मिल रहा है यहाँ पे, और ऊपर मुझे वाई कोऑर्डिनेट जो है 2 भी मिल रहा है। तो बेसिक इसकी रेंज ऑफ आर है।